हेलो, वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो उम्मीद करता हूँ यार कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे जैसे आप एग्जाम के पास जा रहे हो वैसे वैसे फियर फैक्टर हमारे पास आ रहा होता है, लेकिन उससे फाइट हमने करना है और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना, अपना स्ट्रेस कम करना है, उसको दूर भगाना है। ठीक है, वो एक ही तरीके से आप कर सकते हो, दैट इज लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। आपने अपने टाइम को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि आपकी पढ़ाई भी प्रॉपर होती रहे, आप प्रैक्टिस भी करते रहे और मतलब आप एकदम बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी स्टडी को करते रहे और जितने भी यूनिट्स, चैप्टर्स एंड ऑल जो भी आप पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली उनका एक पैटर्न क्रिएट करें, उनका एक शेड्यूल क्रिएट करें, कब कब उनको कैसे रिवाइज करना है, जिससे कि इससे देखो ये बेहतरीन तरीका होता है कि आप स्ट्रेस कब होता है जब आप चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, छोड़ देते हो या फिर उन पर ध्यान नहीं देते हो या बहुत दिन बाद उनको अंडर कंसिडरेशन लाते हो कि अब पढ़ूंगी नहीं। तो जब ये होता है ना, तो जब बहुत सारे बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं तब हमें प्रेशर क्रिएट होने लगता है, स्ट्रेस आने लगता है, कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। बट जब आप रेगुलरली लगे रहते हैं और अपने मिशन पे आप रेगुलरली एक वेल जो डिफाइंड एक प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं और हर सब्जेक्ट पे उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए आप फोकस करते हैं, तब स्ट्रेस आता ही नहीं और आप बहुत परफेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम फ्लूइड डायनामिक्स की। ओके, सो जो हाइड्रोस्टैटिक था, फ्लूइड स्टैटिक की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब प्रेशर रेस्ट पे होता था। ओके, नो प्रॉब्लम। सो बढ़िया तरीके से हम कवर अप कर रहे हैं अपने कंसेप्ट को, आप उनका यूज कर रहे हैं, उनके थ्रू न्यूमेरिकल सीख रहे हैं, हमारे सारे डाउट हम क्लियर कर रहे हैं और फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो मस्त तरीके से, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, सो कम ऑन, आज बात करेंगे। देखो इसमें बेसिकली देखा गया है, वैसे तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, दैट इज द एक्चुअली जितनी भी हमारी फ्लूइड इंडस्ट्री है, देखो अब तो क्या हो गया, गांव गांव तक भी पानी की बड़ी बड़ी जो टंकियां होती हैं वो बना दी गई हैं और पानी सप्लाई होता है जिससे प्योर वाटर आपको मिल सके। सो ये बहुत वाइड एक तरीके से सब्जेक्ट है, एरिया है फ्लूइड मैकेनिक्स का और बहुत ज़्यादा डीप में जाके बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस में इसकी स्टडी होती है बेसिकली। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो हमने काफ़ी इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, जो एक इंडस्ट्री में जो काम होते हैं और किस तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जितनी भी वाटर सप्लाई हो रही है, पाइप, छोटा पाइप, बड़ा पाइप, ये मतलब डिफरेंट जितने भी डिजाइन होते हैं। बट हमारे यहाँ पे सिलेबस में आप जो पढ़ते हो वो एक बेसिक फिजिक्स का कंसेप्ट होता है बेसिकली, जो आप पढ़ रहे हो ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ रहे हो, बस ऐसे समझो आप। ठीक है, तो हम वही डिस्कशन यहाँ पे करेंगे और ये मान के करेंगे कि जो फ्लूइड हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो एक आइडियल फ्लूइड है। समझ गए, आइडियल मान के चलेंगे। अब उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, उस पर डिपेंडेंट होगा उस पर डिपेंडेंट होगी ये सारी चीजें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लूइड डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं द मोशन ऑफ द फ्लूइड। ओके, सो फ्लूइड डायनेमिक्स है, ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है इसका। हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज दैट, स्टडी ऑफ व्हाट इज दैट मोशन ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड की जो मोशन है उसकी स्टडी करेंगे और जो मोशन है फ्लूइड का, इट कैन बी एक्चुअली स्मूथ और इररेगुलर। ये जो मोशन होता है आपका वो स्मूथ भी हो सकता है या इररेगुलर भी हो सकता है। इट विल डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। वो जो फ्लूइड है जो मोशन में है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड का नेचर है फ्लो करने का वो एक स्मूथ वे में हो रहा है या इररेगुलर वे में हो रहा है कि नहीं। जैसे पानी अगर स्लो पानी जा रहा है तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल सीधे से ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है। उसकी जो लेयर्स होती हैं, वाटर की जो लेयर होती है वो एक दूसरे में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे नदियों का जो पानी होता है उसके रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ और नदी का पानी जब जा रहा है पत्थर पर टकराएगा, ऐसे घूम जाएगा तो इररेगुलर टाइप का हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं उसको। उसका डिफरेंट तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर वो स्लो जा रहा है, जैसे पाइप कोई लिया आपने और उसमें पानी जा रहा है तो उसकी सारी लेयर्स ऐसे ऐसे जा रही होंगी, मतलब वो क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, सीधी जा रही होंगी बिल्कुल एक तरीके से, है ना। वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर कैसा है, बट वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, है। तो ये नेचर हम थोड़ा सा देखेंगे, डिस्कस करेंगे, बट सिंपली मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम मोशन की बात करते हैं तो इट मे बी अ स्मूथ टाइप ऑफ मोशन और इररेगुलर शेप टाइप ऑफ मोशन। जब रैंडमली पानी इधर उधर ऐसे मिक्स होके जा रहा होता है तो ऐसे समझो आप। ठीक है, तो सिमिलरली नो प्रॉब्लम। ओके, सो अब क्या बात करेंगे सर हम,
अब हम यहां से, चूंकि मैं बता रहा हूं कि यार हमें पता कैसे चलेगा भाई, हाँ जी, हम डिफाइन कैसे करेंगे उस स्मूथ फ्लो को, स्मूथ फ्लो होता क्या है, उसी की हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि दिस मस्ट बी द फ्लूइड, जो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं, जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, दैट फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है आपके पास, ये आपका आइडियल होना चाहिए। पहली बात, ये आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम बनाएंगे कैसे इसको आइडियल, ये होगा कैसे, हमारे घर में जो पानी की सप्लाई हो रही है, आपके घर में हो रही है, हर जगह जहां पे भी पानी की सप्लाई हो रही है, किस तरीके से हमने उसको डिजाइन कर रखा है। हम जो स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली, मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है। इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे, हम बिल्कुल फील्ड में जाके बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक फिजिक्स जो इन्वॉल्व है यहाँ पे, उसकी बात कर रहे हैं और फ्लूइड को आइडियल मानेंगे। तो आइडियल का मतलब क्या है सर, देखो भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर कि आपने फ्लूइड को आइडियल मानना है। और जितने भी फ्लूइड डायनेमिक्स में जो भी कंसेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, वो यही मान के करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कि भाई वो आइडियल टाइप का फ्लूइड है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ना, उन सबको यहाँ पे एक तरीके से कंसिडर करूंगा इस पर्टिकुलर डायनेमिक्स में। ओके, सो कूल। तो सबसे पहले क्या मानू सर, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मानना है, समझ गए आप, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड मानना है उसको। कैसा, इन, है ना, कंप्रेसिबल, मतलब जिसको हम कंप्रेस ना कर सके, मतलब सर मतलब कैसे, मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो, उसकी जो डेंसिटी होगी फ्लूइड की, जो भी होगा, जैसे लिक्विड है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, थ्रू आउट वो सेम रहनी चाहिए, है कि नहीं, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। पता चला मैंने आपके घर में सप्लाई करनी थी पानी, और मैंने पानी डाला अलग डेंसिटी, तुम्हारे घर में पहुंच रहा है अलग डेंसिटी का, है वो इन कंप्रेसिबल होना चाहिए। डेंसिटी उसकी थ्रू आउट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू नो, जो आपका अगर मैं डेंसिटी निकालूंगा तो जो रेट होगा चेंज होने का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। एक तरीके से ये चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, ऐसे याद रखो बस, इन जो कंप्रेसिबल फ्लूइड है उसकी डेंसिटी सेम होने वाली है, बात खत्म, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ नॉन विस्कस फ्लूइड। नॉन विस्कस, ओके सर, इसका मतलब क्या होता है, नॉन विस्कस का मतलब ये भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी जिसको हम बोलते हैं, विस्कस है ये, ठीक है, विस्कस मान लो आप इसको, ठीक है। तो जस्ट लाइक द सॉलिड, फ्रिक्शन नहीं होता जब हम चलते हैं, जो सॉलिड बॉडी है, जैसे ये फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है दो सरफेसेस के बीच में, वैसे जो फ्लूइड की लेयर्स होती है ना, पानी की लेयर जो होती है, अपर लेयर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर तो उनके बीच में भी फ्रिक्शन होता है, जिसको फ्लूइड का जो फ्रिक्शन कहते हैं, उसको टेक्निकली नाम दिया गया उसका विस्कोसिटी फोर्स, जो वहां पे एक्ट करता है। तो एक प्रॉपर्टी है उसकी, गाढ़ापन, यार ऐसे मानो गाढ़ा, बहुत लाइट सा लिक्विड है, जिसकी डेंसिटी अलग चीज है, विस्कोसिटी अलग चीज है, ठीक है, एक तरीके से आप इसको मान के चलेंगे। तो जो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एक तरीके से, वो वहां पे नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस टाइप का वो फ्लूइड होना चाहिए। कूल, समझ जाएंगे आप। तीसरा, बस ये 2-3 प्रॉपर्टी है, इसको याद रखो, ज्यादा आपको, चूंकि हम तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा उसमें इसमें आइडियल मान लिया, इतना भी सफिशिएंट है, बस प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, बात खत्म है ना, उससे ज्यादा आपको इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चन बनाएगा, जो भी है हमारे इधर सिलेबस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे जाके, वो तो भाई पूरी भयंकर डिटेल एनालिसिस करने वाले, इतनी मोटी सी बुक होती है, इतनी मोटी सी है, इतनी, ठीक है, बहुत भयंकर तरीके से आपको उसकी स्टडी करनी होती है। बट यहाँ पे आप चूंकि आइडियल मान के, तो प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ क्या क्या इन्वॉल्व होगा, और ये हम पढ़ेंगे अभी, विस्कोसिटी हम सब पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। सो ये हो गया सर, ये हो गया नॉन विस्कस, मतलब वहां फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, लिक्विड का फ्रिक्शन जो होता है, लिक्विड की लेयर का जो फ्रिक्शन होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, वो नहीं होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है, कूल। अब क्या करेंगे सर, और क्या मान सकते हैं, ये इनकंप्रेसिबल हो गया, नॉन विस्कस हो गया, और ये नॉन टर्बुलेंट होना चाहिए। नॉन टर्बुलेंट मतलब ये क्या होता है सर, नॉन टर्बुलेंट क्या होता है, नॉन टर्बुलेंट का मतलब जैसे मैंने बोला जिग जैग टाइप का ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी आ रहा है बस सीधा जा रहा है, सीधा जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि पानी की जो लेयर्स है वो आपस में मिक्सअप हो रही है, जैसे नदियों में जो पानी नहीं होता वैसे ऐसे करके आपस में मिक्स हो रहा होता है, कहीं बीच में कुछ आ गया ऑब्स्टेकल, पत्थर ही आ गया तो उस पर टकराएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर मिक्स होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। नॉन टर्बुलेंट मतलब जो घूम रहा हो, समटाइम घूम रहा हो, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से अगर मैं बात करूं, एंगुलर वेलोसिटी उसके पास नहीं होनी चाहिए, रोटेट नहीं करना चाहिए, है रोटेट नहीं करना चाहिए कहीं पे इस तरीके से, तो ये डिस्टर्ब होता है, घूम जाएगा ऐसे, वो ऐसे घूम जाएगा, तो जब घूमेगा तो एक पाथ कवर करेगा तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी, तो वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, है मतलब उसका फ्लो इस तरीके से होना चाहिए, जिसको हम लैमिनार कहते हैं। नॉट टर्बुलेंट अगर वो है, मतलब हम एक लैमिनार टाइप का फ्लो चाहते हैं, वो क्या होता है सर अभी देखेंगे, स्ट्रीम लाइन टाइप का फ्लो चाहते हैं, वो क्या होता है सर अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपने याद रखने, इनिशियली सिंपल है,
इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो ये आपने पहले से ही मान के चलना है भाई, डेंसिटी सेम रहने वाली है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, तब तक नॉन विस्कस मानना है जब तक वो विस्कस ना बोले, ठीक है। जब तक वो आपने पढ़ा होगा टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना, तब हम विस्कोसिटी को मान के चलेंगे, ठीक है। टर्मिनल स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, तब हम विस्कोसिटी को कंसीडर करेंगे, मतलब जहां बोलेगा वहां कर लेंगे यार, हमारे क्या जा रहा है। बट यहाँ डायनामिक्स में इसमें जितनी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले, जितने कंसेप्ट देखने वाले, उसको डेंसिटी को कांस्टेंट मान के चलना है, बात खत्म, ठीक है। और नॉन विस्कस हो गया, नॉन टर्बुलेंट टाइप का हो गया, देखो कैसे, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा होले होले, मतलब जस्ट अभी बता रहा हूं मैं आपको, आप यहीं से पहचान लेंगे यार, टेंशन मत लो आप, ठीक है। यहीं से आप पहचान लेंगे। कैसे सर, कैसे पहचानेंगे, देखो ये आपके घर की टैप है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक तरीके से जैसे इसको ओपन किया, यहाँ से पानी आया, और ये जो पानी आ रहा है, देखिए ये जो लेयर्स हैं पानी के, मान लिया बकेट आपने रखी, ये बिल्कुल सीधी ऐसे आ रही है और एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसे गिर रही है, एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो रही है, इसको बोलेंगे नॉन टर्बुलेंट टाइप, मतलब सीधी अपनी अपनी लाइन पे आ रही है, अपने अपने पाथ पे सारी वाटर लाइंस आ रही हैं, जितने वाटर पार्टिकल्स हैं वो इसमें भर जाएंगे बकेट में जो भी रखा है यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहां से जो पानी निकल रहा है, ऐसे समझो आप कि भाई यहां से जो पानी निकल रहा है बेसिकली वो इस तरीके से निकल रहा है कि इसकी वाटर लेयर क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, ऐसे ऐसे क्रॉस, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, समझिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वाटर लेयर्स हैं वो इसको इधर से क्रॉस कर रही है, नो नो नो, दिस इज नॉट द कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली वो इंजीनियरिंग का पार्ट है, उसी में आप लोग अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, सिविल में भी होगा ऑब्वियसली, और फ्लूइड इंडस्ट्री की जो भी ब्रांचेज होती है उनमें होगा ऑब्वियसली, तो वहां पे आपको बहुत डिटेल पढ़ाए जाएंगे। लेकिन हम बिल्कुल आइडियल मान के चलेंगे भाई, सबसे बढ़िया है, इसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं है, ये एक तरह की कमी ही है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो हम उसको मान के चल रहे हैं आइडियल है जी, परफेक्ट है जी, मतलब कोई कमी नहीं है इसके अंदर, ऐसा फ्लूइड मानेंगे। तो बहुत हो गई बकवास। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये चल क्या रहा है, ये चक्कर क्या है, भाई अभी आएगा समझ में, टेंशन मत लो। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपने आइडियल फ्लूइड मान के चलना है। कभी कभी पूछ लेता है यार कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर आइडियल फ्लूइड, तो ये प्रॉपर्टीज एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, सिंपल है, क्लियर है, ये 3-4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए मस्त तरीके से। अब बढ़ते हैं इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी तरफ, और बहुत जल्दी से सारे पॉइंट कंसिडर करेंगे जिन पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें अपने वेस्ट नहीं करना है, जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उसी की डिस्कशन करूंगा, और डायरेक्ट कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ कंसेप्चुअली देखेंगे, उन पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पूरे लेक्चर में। और ये जितना भी डायनामिक्स होने वाला है इसमें पूरा फ्लूइड का, वो सारा स्टडी करने वाले हैं कि किस किस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कूल ना, बढ़े आगे। यस, ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट, चूंकि आइडियल, जैसे हमने बात करी अभी, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए भाई आपके पास, और तो उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मतलब अगर वो आइडियल है तो क्या सबसे खास चीज है जो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, वो है आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्टडी फ्लो, ठीक है। स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्टडी फ्लो की हम बात कर रहे हैं। तो चूंकि वो नॉन टर्बुलेंट है, इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, तो दैट फ्लो ऑफ द फ्लूइड मस्ट बी स्ट्रीमलाइंड और स्टडी फ्लो, समझ गए आप। अब ये है क्या, इसको पहचानोगे कैसे, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस पॉइंट से आप, बट इसको समझना बहुत जरूरी है, वो पूरी कोशिश मैं आपको करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। वैसे मैंने डायग्राम बना के अभी आपको दिखाया था, देखो उसने बोला व्हेन द स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, इस पे आप फोकस करें, व्हेन द स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट ईच पॉइंट, समझना, एट ईच पॉइंट इज सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले फ्लूइड पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dv ओवर dt मस्ट बी इक्वल टू 0 है। जो वेलोसिटी है उस या स्पीड है उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले पार्टिकल्स की, फ्लूइड पार्टिकल्स जो वहां से पास हो रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चेंज नहीं होगी, दैट्स व्हाई dv ओवर dt, इसका जो रेट है वो 0 ही रहेगा, सिंपल। दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज स्टडी फ्लो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको स्टडी फ्लो का नाम दिया गया है, या स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। अब देखो ध्यान से, अब चलो सर मैंने बता दिया, आपने सीख लिया, लेकिन व्हाट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड इट, कैसे आपको समझ आएगा। देखो सपोज ब्रो गाइस, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक तरीके से
एक पाइप मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपली, और जिसमें जैसे हमारे घरों में भी पाइप होते हैं और पानी की सप्लाई होती है, तो उन पाइप के थ्रू पानी आ रहा होता है। मे बी वो सेम क्रॉस सेक्शन का पाइप हो, मतलब हर जगह एरिया उसका सेम हो। मे बी ऐसा हो कि कहीं एरिया कम है, कहीं पे एरिया ज्यादा, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं? तो लेट्स सी। सो कम ऑन, उसने बोला कि भाई ऐसा पाइप है हमारे पास, ऐसे समझो, देखो आप सपोज करो ये पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ऐसा है और इधर इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ से है, ध्यान से समझना। अब इसमें लिक्विड, इसमें जो फ्लूइड है मतलब वो जा रहा है इस तरीके से। मान लिया मैं स्ट्रीम लाइन को समझा रहा हूँ आपको कैसे डिफाइन करोगे, और जो स्टडी फ्लो है उसको कैसे डिफाइन करोगे आप, समझ गया? तो बहुत ध्यान से समझने का बॉस। अब चूंकि यहां से पानी एंटर कर रहा है, इस वाले सेक्शन से एंटर कर रहा है, जो भी होगा फ्लूइड यहां से, तो हम मान लेते हैं कि यहां पे कोई एक पॉइंट है, ये समझना भाई, ये एक पॉइंट है, लेट्स सी P1। तो पता क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो आप इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। वो बोल रहा है कि इस पॉइंट से जैसे ही पानी इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो देखो पानी के जो पार्टिकल्स होंगे, मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो पहले ये पार्टिकल इससे पहुंचेगा, फिर ये वाला पार्टिकल भी इससे जाएगा, फिर ये वाला पार्टिकल भी इससे पहुंचेगा। इस पार्टिकल से फ्लूइड के इसके पीछे वाले जितने भी पार्टिकल क्रॉस होंगे, समझ रहा, उन सब की स्पीड सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले हर फ्लूइड के पार्टिकल की स्पीड सेम होती है। इट डजंट मीन कि इस पॉइंट पे जो स्पीड है उस फ्लूइड पार्टिकल की जो यहां से पास हो रहा है, तो यहां पे कोई पॉइंट ले लो आप P2, और यहां से जब वो फ्लूइड पार्टिकल पास होगा उसकी स्पीड लेट्स सी V2 है, वो भी इसके इक्वल होगी V1 के, नहीं, ये अलग हो सकती है। मतलब V1 मे बी डिफरेंट फ्रॉम V2, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेन क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने भी फ्लूइड पार्टिकल पास हो जाएं, उसी पॉइंट से। देखो ना यार, पानी आ रहा है तो पानी के पार्टिकल्स हैं, तो भाई मान लो आप ऐसे मानो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, दिख रहा है आपको, छोटे छोटे लिखा है मैंने। तो जब 1 पास होगा उसकी स्पीड भी V1 होगी, जब 2 पास होगा उसकी भी, जब 3 पास होगा, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से जितने फ्लूइड पार्टिकल पास होंगे, पानी के जितने भी पार्टिकल्स पास होंगे, उन सब की स्पीड सेम है। इसलिए उसने बोला कि स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट ईच पॉइंट इज सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लूइड पार्टिकल्स ईच पॉइंट, इंडिविजुअल उन पॉइंट से पास होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी सेम होगी, बट इसमें जो वेलोसिटी होगी जरूरी नहीं वो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट को छोड़ के किसी अदर पॉइंट पे सेम हो, है वो जरूरी नहीं है। समझ गए आप? सिंपल। अब ये कह सकते हो आप कि यहां से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास होंगे उन सब की सेम होगी। मान लिया 3 है, 4, 5, 6, तो जितने भी पास होंगे V2 जो स्पीड है वो 4 वाले की भी है ना, इस वाले की, ये जो V2 पॉइंट से पास हो रही है P2 पॉइंट से, और वो 5th पार्टिकल है उसकी भी और 6th की भी, ये कांस्टेंट है। बट इस पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स यहां से पास हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, और वही फ्लूइड पार्टिकल अगर यहां से पास हो रहा है, जरूरी नहीं है दोनों की स्पीड सेम हो, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हर फ्लूइड पार्टिकल की स्पीड सेम होगी। अब समझ में आई बात? और दोस्तों ये फ्लूइड पार्टिकल जिस भी पाथ को फॉलो करेगा, ध्यान से समझना, ये फ्लूइड पार्टिकल जिस भी पाथ को फॉलो करेगा, मान लिया इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिस भी पाथ को फ्लूइड पार्टिकल फॉलो करेगा, अब तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले हर पार्टिकल की स्पीड सेम है। और जिस पाथ को फॉलो करेगा, इस सेंस में जब स्पीड कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाले पार्टिकल्स की, तो इस पाथ को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन है। और हर पार्टिकल अपने अपने पाथ पे एक तरीके से जा रहा होगा, कोई इधर को जा रहा होगा ऐसे, और हर पार्टिकल अपने अपने पाथ पे जा रहा होगा, हर पार्टिकल का एक अपना पाथ होगा, तो बहुत सारी स्ट्रीम लाइन यहां बनेंगी। यानी द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स इन स्टडी फ्लो, मतलब अगर ये केस बन रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से सारे पार्टिकल जो भी पास हो गए उनकी स्पीड सेम है, तो इसको नाम दिया गया है स्टडी फ्लो। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस पर्टिकुलर पॉइंट से जितने पार्टिकल हो रहे हैं उनकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज स्टडी फ्लो, एंड ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, क्योंकि जिस पाथ पे ये पार्टिकल होंगे उसको स्ट्रीम लाइन का नाम दिया गया है, और वो आपस में क्रॉस नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। होप सो आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो और द स्टडी फ्लो। क्लियर है? और आप मैथमेटिकली इससे समझ सकते हैं कि स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस पर्टिकुलर पॉइंट से चेंज नहीं हो रही है, वो जीरो आ रहा है, डिफरेंशिएशन उसका एक तरीके से, उसका जो रेट है वो जीरो है। हाँ, अलग अलग पॉइंट पे, समझ गए, अलग अलग पॉइंट पे मे बी वो डिफरेंट हो सकती है, समझ गए आप? लॉजिकली ऐसे समझो, बस खत्म कहानी। ऐसे यार दिमाग लगा सकते हैं, कर सकते हैं, टेंशन नहीं है, इतनी बात सफिशिएंट है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये इस चीज पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम केवल एंड केवल बात करते हैं स्टडी फ्लो की या स्ट्रीम लाइन फ्लो की, दैट्स व्हाई।
तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी टाइम हमने ले लिया इसके एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि उतनी डिटेल एनालिसिस आपको बुक्स वगैरह में मिलती है, लेकिन वो लैंग्वेज पढ़ के समझ में नहीं आता है। तो होप सो आपने यहाँ पे समझा होगा कि क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है यहाँ पे। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब यहाँ से हमारे मैथमेटिकली जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूलाज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। उनमें कोई टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो, डायरेक्ट चलेगा सब कुछ जो भी चलेगा, और उसके थ्रू हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उनको एप्लीकेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू अप्लाई ऑल दीज कंसेप्ट। और जब डायनेमिक्स कंडीशन होती है फ्लूइड की, जो मोशन में होता है, तो कौन कौन सी मेन बात है, कौन कौन सी मेन चीजें हैं जो हमने यूज करनी है, उन सबकी डिस्कशन हम कर सकते हैं। अब कर सकते हैं कंसेप्ट पे, अब हम जा सकते हैं। एक बेसिक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली है। कूल ना, आगे बढ़े, चलो कम ऑन। ओके, सो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पूरी फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, उनका एप्लीकेशन करना एक बार आपको आ गया तो मजा ही आ जाएगा बॉस, और आपके हर फंडा क्लियर हो जाएगा और आप हर कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं देन। और वैसे भी बहुत वाइड रेंज में से क्वेश्चन नहीं आते हैं बॉस। अगर देखा जाए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो पता है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे किस तरीके से क्या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, उसी पे फोकस करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, आपने भी उतनी ही एनर्जी उसी तरीके से इस पे टाइम देना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, चैप्टर पे, कि भाई उससे क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता रहूंगा कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहां से नहीं आते हैं। तो उस पे आपने ज्यादा एनर्जी डालने की जरूरत है ही नहीं बॉस, मैं डालने भी नहीं दूंगा, है टाइम की तो गेम है था बॉस, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैंने दोनों कंसेप्ट एक साथ लिख दिए और दोनों आपके दिमाग में पहले से होंगे। बर्नौली थ्योरम तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एक तरीके से यार, छोटी छोटी क्लासों से। और इसके जो एप्लीकेशंस होते थे, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एंड इंजीनियरिंग का एक बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट माना जाता है, जिससे बहुत बड़े बड़े काम हो चुके हैं। थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट आपको एहसास जरूर हो जाएगा कि वाह यार मजा आ गया। राइट्स ब्रदर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन दो भाइयों ने पहला एयरप्लेन बनाया था और उड़ा दिया था, खुद ही उड़ गए थे बैठ के उसमें। तो देखो, साइंस और इंजीनियरिंग कमाल की चीज है ये कंसेप्ट। तो कैसे कैसे काम हुए थे, क्या हुआ था, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या है सर, ये क्या है? आप बस नाम याद रखें, क्योंकि नाम से ही आपको जब आप क्वेश्चन आएंगे तो वो इस नाम से तो आप पहचान नहीं पाओगे, मैं बताऊंगा तरीका। तो यार देखो, जब भी पाइप की बात करेगा, ट्यूब की बात करेगा, है किसकी बात करेगा? पाइप, या बात कर रहा है ट्यूब, समझ गया? ठीक है, तो भाई पाइप है, ट्यूब है, मतलब उसमें पानी फ्लो कर रहा है। हाँ भाई, सही बात है भाई, पानी फ्लो करेगा सर, पानी तो हमारे घर में पानी की सप्लाई हो रही है सर, ऐसे पानी जा रहा है सर इसमें। और अब मान के चल रही स्ट्रीमलाइन है, अब हमने समझ लिया है हर लेयर, हर पार्टिकल अपने ही रास्ते पे होगा, दूसरे के रास्ते में क्रॉस नहीं करेगा, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। और वो नॉन टर्बुलेंट हो जाएगा एक तरीके से, है वो स्ट्रीमलाइन नहीं बनेगा एक तरीके से, समझ गए ना। सो हर पार्टिकल, जैसे इस लाइन पे अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल है तो इसी पे चलेगा, इस पे कोई है तो इसी पे चलेगा, इस पे कोई है तो इस पे चलेगा, और ये इस तरीके का फ्लो होगा। वो पता है क्या बोल रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, क्या बोला गया कि इस सेक्शन से, मान लिया इसका एरिया है A1, और देखो यहाँ पे जब पाइप का एरिया ज्यादा हो गया, दैट इज A2। यहां से जब पानी एंटर करेगा तो स्पीड होगी उसकी कुछ V1, जब यहां से निकलेगा ज्यादा वाले एरिया से तो कुछ अलग स्पीड हो जाएगी। और पहले से मान के चला, पानी जब यहां से एंटर करेगा तो थ्रू आउट उसकी जो डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड मान के चल रहे हैं, नॉन विस्कस, नॉन टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन। क्लियर है? स्टडी फ्लो अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका पॉइंट, बहुत टाइम लिया है हमने समझने के लिए, ठीक है बॉस। तो जब पानी इस वाले, देखो ना, आप खुद ही ले लो, जैसे ये बोतल है, ऐसे समझिए आप, ये बोतल है, सपोज करो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, और इधर से मैं इसको काट दूं तो ये ज्यादा है, तो यहां से अगर पानी की सप्लाई करूंगा तो इधर से निकलेगा, तो देखो यहां कम है एरिया, तो जब यहां से पानी चलेगा तो उसकी स्पीड कुछ डिफरेंट होगी, और ये ज्यादा एरिया है तो यहां से जब पानी निकलेगा तो स्पीड अलग होगी। यार क्या बात कर रहे हो, ऑब्वियसली यही सिचुएशन है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो पानी यहां से एंटर करा, जो उसकी डेंसिटी होगी, वही डेंसिटी जब यहां से निकलेगा तब भी वही होगी, इसके अंदर भी वही रहेगी। मतलब हम आइडियल फ्लूइड मान के चल रहे हैं, समझ गए? आइडियल, यस 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 एंड यस, कम ऑन गाइस। तो यार सर अब क्या बोला उसने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोस्तों डिपेंड करती है मास कंजर्वेशन। दिस इज मास कंजर्वेशन, थोड़ा रफ लिख रहा हूं मैं आजकल, तो आप समझे ये सी है है कि नहीं? मास कंजर्वेशन सर मतलब क्या है? वो बोल रहा है कि यहां से जो क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटर करेगी, है पर यूनिट टाइम जो भी करेगी, उतनी ही यहां से भी निकलनी चाहिए। मतलब यहां से जो मास एंटर किया वो ही यहां से आउट होना चाहिए, वो बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए। यानी मास फ्लो रेट जो है उसका, मास फ्लो रेट यानी dm/dt दैट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी कह सकते हो आप, dv/dt, क्योंकि डेंसिटी ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। और इसी को हम Q से डिनोट करते हैं, Q वॉल्यूम फ्लो रेट या मास फ्लो रेट Q से डिनोट करते हैं, एंड उस Q को हम डिस्चार्ज भी कह देते हैं।
ठीक है, इसको डिस्चार्ज का नाम भी दिया जाता है, जो भी नाम वो यूज करेगा आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में यूज कैसे होगा इस कंसेप्ट का वो सीखना बढ़िया तरीके से। ठीक है, हर क्वेश्चन करेंगे हम, टेंशन मत लो। ठीक है, तो मास फ्लो रेट का मतलब जितना मास यहां से पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है उतना ही यहां से निकलना चाहिए, मतलब जितनी क्वांटिटी यहां से एंटर करेगी उतनी, कहीं अंदर लॉस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 10 लीटर डाला है तुमने तो 10 लीटर यहां से बाहर आ जाना चाहिए। मास कंजर्व है, कंजर्वेशन है, समझ गए। मान लिया ये यहां से मैंने पानी डाला और यहां से आपके घर में सप्लाई होनी है, मैंने अपने घर से डाला यहाँ, तो मैंने यहाँ 10 बाल्टी पानी डाली, 10 बकेट्स, और जितना भी उनमें क्वांटिटी ऑफ वाटर था पूरा का 10 के 10 तुम्हारे घर में बाल्टियां उसी साइज की भर गई। तो सेम जितना पानी मैंने डाला उतना ही तुम्हारे पास मिल गया। अगर मैंने माना 10 बाल्टी डाली और तुमने जब बाल्टियां बकेट्स पानी की भरी और एक कम पड़ गई तो पानी कहाँ गया, है ना। देख, कंजर्वेशन है, मतलब जितना डाला उतना ही बाहर आना चाहिए बॉस, ठीक है ना, लॉस नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। ये होती है कंटिन्यूटी में, है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब जितना पानी, जितना क्वांटिटी ऑफ मास आप यहाँ फ्लो कर रहे हो उतना ही बाहर आना चाहिए, यानी उसका जो इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट। क्या बोलेंगे, मास फ्लो रेट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो रेट ही होगा ना। और आपको पता है मास क्या होता है दोस्तों, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो डीवी ओवर डीटी, इसको लिख सकते हो वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम रेट ऑफ, इस तरीके से लिखते हो वॉल्यूम फ्लो रेट भी लिख सकते हैं हम इसको, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये होगा, लेकिन मैंने लिख दिया है, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको देख लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। और इस डीवी ओवर डीटी को, या इसको हम क्यू बोल देते हैं, इन शॉर्ट क्यू। क्यू मतलब इसका डिस्चार्ज सिंबल है एक तरीके से इसका। अब इसने बोला अच्छा सर ये कांस्टेंट होगा, बढ़िया बात है सर, मतलब मजा आ गया तो यार सर। तो वो बोल रहा है कि अगर ये कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, अगर इतने से क्रॉस सेक्शन से पास करा दूं मैं, यहां से जो फ्लूइड निकलेगा और इससे जाएगा, और इतनी सी लेंथ में जो फ्लूइड होगा, डीएल लेंथ में dt टाइम लेगा इसको क्रॉस करने में, इस क्रॉस सेक्शन से इससे जो बाहर निकलेगा, तो ये बोलता है कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी यहां से dv ओवर dt, ये आएगी एरिया इंटू वेलोसिटी। वैसे तो आपकी डेंसिटी है उसको हमने कांस्टेंट मान लिया। तो यहां से फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा, जिस एरिया से वो वेलोसिटी पास हो रही है फ्लूइड वेलोसिटी के साथ, ये v है वेलोसिटी, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कांस्टेंट है, मतलब q की वैल्यू यहाँ पे av आएगी, एंड दैट, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, है ना। ये जो Q है दैट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट या मास फ्लो रेट की जो वैल्यू आती है AV आएगी, क्योंकि डेंसिटी को हम कांस्टेंट, वैसे तो रो होता है लेकिन इसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो सिंपली जो चार्ज आप लोगे, डिस्चार्ज जो आप लोगे Q, उसकी वैल्यू आपने एरिया इंटू वेलोसिटी दैट मस्ट बी कांस्टेंट। मतलब दो अलग अलग सेक्शन अगर आप ले रहे हो, जैसे इस पे ले लिया A1 और यहाँ वेलोसिटी है V1, यहां से निकलेगा वेलोसिटी V2 के साथ, एरिया A2, तो आप इसको लिख सकते हो सेक्शन 1 पे इनका प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू सेक्शन 2 पे इसका प्रोडक्ट। यही तो होगा, ये बन गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगी आपके लिए, बेहतरीन है ये, ठीक है। हालांकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट इंजीनियरिंग में बहुत होते हैं, बट ये हेल्प करेगी हमारे यहाँ पे। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना बढ़िया तरीके से, तो ये हेल्प करती है ना। बर्नौली थ्योरम और ये दोनों मिलकर क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जहां से पानी एंटर कर रहा है और जहां से बाहर निकल रहा है, वहां पे प्रोडक्ट निकाल लो, उसका एरिया, उसकी वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू जिससे बाहर निकल रहा है वहां पे एरिया इंटू वेलोसिटी। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब अगर ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो यहां से देख सकते हो आप, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पाइप का। जहां पे एरिया ज्यादा होगा पाइप का, वहां पे वेलोसिटी कम होगी, और जहां एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए ना। यस, कैसे सर, देखो खुद ही देखो ना। मान लिया मैंने एक ऐसा पाइप बनाया, ऐसा पाइप बनाया, देखो जब यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये दोस्तों एरिया A1 है, लेकिन यहां पाइप थोड़ा सा देखो ज्यादा एरिया हो गया तो एरिया A2 है, और यहां से जब पानी एंटर करेगा तो वेलोसिटी V1 होगी, लेकिन जब यहां से पानी बाहर निकलेगा तो वेलोसिटी V2 होगी। तो देखो यहां एरिया कम है तो वेलोसिटी V1 है, यहां एरिया ज्यादा वेलोसिटी V2, तो जहां ज्यादा एरिया वहां वेलोसिटी कम होगी। यानी जब हम एक ऐसा पाइप लेते हैं जिसका एरिया ज्यादा होता है और वहां से जो पानी फ्लो करता है उस एरिया से कम वेलोसिटी के साथ बाहर निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें एक ऐसा रिलेशनशिप देती है जिसकी हेल्प से हम पाइप को डिजाइन करते हैं। अगर हम पतला सा पाइप बनाएंगे कम एरिया का, कम रेडियस की, तो उसमें पानी की वेलोसिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर मोटा सा बड़ा सा पाइप बनाएंगे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, उसमें फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है। समझ गए लॉजिकली। तो यहां देख के बता सकते हो आप V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब जब पानी इससे पास हो रहा होगा इस एरिया से तो हाई स्पीड, जब यहां से पास होगा तो लो स्पीड हो जाएगी। समझिए, यहां पे बस डेंसिटी वगैरह ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, सब कुछ कांस्टेंट। कूल। तो होप सो आप समझ गए होंगे इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं और क्या है कहानी बॉस, ठीक है। तो ये बनेगा, और इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है डायरेक्ट,
एक पाइप गिवन होगा, अलग अलग सेक्शन पे आपको स्पीड एक स्पीड गिवन होगी और रेडियस वगैरह दे देगा, एरिया वगैरह दे देगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया तो पाई आर स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं भाई। जो पाइप होता है हमारे पास, ये जैसे एरिया है तो क्या लिखेंगे, पाई आर टू स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका एरिया, ये पाई आर वन स्क्वायर। रेडियस है इस सेक्शन पे, इसकी सेक्शन पे रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है भाई। तो ये रहा भाई, ये रहा रिलेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बता सकते हैं आप। जहां एरिया ज्यादा स्पीड कम फ्लूइड की, जहां एरिया कम स्पीड ज्यादा फ्लूइड की, बात खत्म। इतना ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए यहाँ पे, सही बताऊं तो मैं यही समझना है, यही क्वेश्चन याद रखनी है, रिलेशन याद रखना है, भाड़ में जाए बाकी चीजें, क्योंकि इसी की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और यही हमारी आगे हेल्प करेगा। समझ में आई बात? यस, कूल, समझ में आ गई सर, मजा आएगा, टेंशन मत लो। कंटिन्यूटी इक्वेशन हाउ टू अप्लाई एंड बर्नौली थ्योरम हाउ टू अप्लाई, ये सीख लो। बाकी 2-3 रिजल्ट बताऊंगा ऑसम से, पूरा सॉल्यूशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्यूशन करना पड़ सकता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो आपकी डायनामिक्स है तो उससे हम बचने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंट जितने भी क्वेश्चन है वो हम कर सकते हैं। बर्नौली थ्योरम बहुत शानदार चीज है, उसको जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं वो उसी के एप्लीकेशन से आते हैं, हेल्प ये करता है उसकी। जहां पे एक वेलोसिटी गिवन होती है दूसरी नहीं पता होती है तो इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, तो ये इसका शानदार तरीका होता है, ठीक है। सो चलो देख लेते हैं जल्दी से, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बर्नौली थ्योरम। पता होगा आपको, बेसिक तौर पे टेंशन नहीं लेने का, सिखाऊंगा मैं अप्लाई कैसे करने का। ओके मैन, ओके। सो सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने देख ली। अच्छा सर याद कैसे रखेंगे, हमें पता कैसे चलेगा भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन है। This equation will give us the relationship between the area of cross section of the pipe and the velocity of the fluid crossing that particular cross section। मतलब बेसिकली आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन बताती है फ्लूइड की वेलोसिटी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एरिया। सिंपल है? तो जब वेलोसिटी, जो पानी किसी पर्टिकुलर पाइप के क्रॉस सेक्शन से पास होता है तो उनमें क्या रिलेशन होता है वो बताती है। इनवर्सली रिलेशन होता है, जैसे कि हमने लिखा है अभी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर इनका ग्राफ बनाना हो तो ये V है, ये A है, तो इस तरीके का ग्राफ आपको एरिया और वेलोसिटी के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यस बिल्कुल सर। तो पाइप जितना ज्यादा कम क्रॉस सेक्शन का होगा उसमें स्पीड उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। पाइप ये देखो ना, ये पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन कम है, और अगर मोटा सा पाइप लोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा, तो उसमें जो फ्लूइड होगा, उसमें जो पानी वानी जो भी होगा, इसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पे V1, इससे निकलने वाली पानी की स्पीड ज्यादा है और इससे कम, क्योंकि इसका एरिया A2 ग्रेटर देन A1। क्लियर है? अब ये समझ जाएंगे, मतलब मैं मार के चल रहा हूँ आपको, ठीक है। डिजाइनिंग है ना, पाइप छोटा मोटा, जो हमारे घरों में सप्लाई करने वाले पाइप हैं वो देखना आपने छोटे होते हैं, छोटे इन द सेंस नॉट लेंथ वाइज, एरिया वाइज पतले होते हैं, बिल्कुल थिन होते हैं। लेकिन जो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर को लेके जाते हैं, जब टैंक भरना होता है पानी का, तो बड़े बड़े पाइप होते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड से मैटर नहीं, उसमें प्रेशर से मैटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब घर में पानी आना होता है तो जैसे ये है ना, इससे थोड़े से और मोटे मान लो आप ऐसे, तो उसमें पानी क्या होगा, एरिया कम है तो स्पीड के साथ पानी आता है हमारे घर में, जल्दी पानी आएगा, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी चाहिए, स्पीड हाई चाहिए हमें, ठीक है। सिंपल सी बात है, टाइम लगेगा भरने के लिए लेकिन हाई स्पीड के साथ आएगा। अब बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? बेसिकली बर्नौली थ्योरम से आपको बेहतरीन कंसेप्ट मिलता है दोस्तों। बेसिकली ये कंसेप्ट देती है हमें रिलेशनशिप बिटवीन, पहले बाढ़ में गई बाकी चीजें है ना, आप देखो कि आपको पता कैसे चलेगा कहां पे किसका यूज कैसे हो रहा है। तो ये आपको बता रही है रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बिटवीन, फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, फ्लूइड प्रेशर के बारे में बताएगी आपको, ठीक है, जो मोशन हो रही है उसकी, एंड वेलोसिटी के बारे में बताएगी। जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको बता रही थी एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के रिलेशनशिप, ये बताएगी फ्लूइड के प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशनशिप, सब एक दूसरे से रिलेटेड है एक तरीके से, है मजा नहीं आ गया तो यस। तो करेंगे क्या सर, ये मान के चलेंगे कि फ्लूइड आपका आइडियल है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, आइडियल फ्लूइड है जी, ये बिल्कुल मान के चलेंगे। और दूसरा जो बर्नौली थ्योरम है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करती है, ये एनर्जी के बारे में बात करती है। एनर्जी भाई कंजर्वेशन होगी, कंजर्वेशन, बाकी आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे, मतलब सर कैसे, क्या बात कर रहे हो? तो देखो पाइप जो होता है पानी का वो ऐसे भी हो सकता है, वो बिल्कुल वर्टिकल ऐसे होता है, छत पे पानी लेके जाना है नीचे से तो ऐसे जाएगा, वो ऐसे इंक्लाइंड भी हो सकता है, समझना, यही सारी सिचुएशन आएंगे आपके सामने। हो सकता है हॉरिजॉन्टल पाइप हो सकता है इंक्लाइंड हो सकता है बिल्कुल वर्टिकल हो, यही सिचुएशन हो सकती है यार। भाई जैसे आप इमेजिन करो ना, जाके देखो, अभी मत देखो, अभी तो लेक्चर देखो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो। सुबह को देखना कि आपके घर में जो पानी सप्लाई हो रहा है, जो पाइप है
पहले वो ऐसे होंगे, फिर ऊपर जा रहे होंगे, फिर ऐसे तुम्हारी टंकी में फिर ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये पोजीशन होती है पाइप की कि किस तरीके से, ऐसे होगा तो कितना प्रेशर चाहिए, ऐसे होगा तो क्या होगा, बिल्कुल वर्टिकल है तो क्या बिल्कुल एंटी ग्रेविटी ही हो गया बिल्कुल ही, तो क्या चाहिए, तो मोटर ऑन करते हो ना आप पानी को सप्लाई करने के लिए, फिर ऊपर ऊपर चलता है, फिर टंकी में जाता है जी, अपने आप थोड़ा ही चला जाएगा नीचे से ऊपर, नहीं तो पंगा है। तो ये सब रिलेशनशिप आपको बताती है फ्लूइड का प्रेशर वर्सेस स्पीड, वेलोसिटी, मस्त तरीके से। तो हम एक ऐसा फ्लूइड ले रहे हैं जो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना बिल्कुल वर्टिकल है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन में ले रहे हैं कि उसके एंट्री वाला सेक्शन और जहां से पानी बाहर निकलेगा वो वाला सेक्शन, मतलब दोनों ग्राउंड से किसी हाइट पे मान लेते हैं, एक जनरल फॉर्म मान लेते हैं, तो मजा आएगा, हर सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। और देखते जाओ बस, आपको सिखा डालूंगा, देखो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, सपोज करो बॉस ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ऐसे समझे आप। अच्छा सर, दिस इज योर ग्राउंड लेवल बॉस। और एक पाइप हमने लिया जिसका कम क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे कुछ ज्यादा क्रॉस सेक्शन है, ऐसे मान लो आप, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखो और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, पूरा नहीं, इसको हमने डिराइव थोड़ा ही करना है यार वो तो आप कर चुके हो, डिराइव नहीं करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे कंसेप्ट समझो क्या है, ठीक है जी। तो उसने बोला कि यार सर ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, जब पानी यहाँ से एंटर करेगा तो यहाँ पे स्पीड अलग होगी और पानी फिर वो जो यहाँ से एंटर करके इससे बाहर, अब हम मान के चल रहे हैं लेमिनार फ्लो है ये, है ना, एक तरीके से स्ट्रीम लाइन फ्लो, जो यहाँ से बाहर निकलेगा उसकी स्पीड अलग होगी और यहाँ से जब पानी एंटर करेगा तो उसकी स्पीड अलग होगी, क्रॉस सेक्शन अलग अलग है ना। आप बिल्कुल दिमाग में होगा आपके, देखो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और जहाँ पे ज्यादा वहां पानी की वेलोसिटी कम होगी, ऑब्वियसली कहीं भी हो सकता है, मैंने ऐसे मान लिया। अब वो बोलता है कि ये वाला एंड जो है पाइप का, ये ग्राउंड से किसी हाइट पे है H1 और ये वाला एंड भी ग्राउंड से किसी हाइट पे है H2। हाइट की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और जो फ्लूइड का फ्लो है वो नीचे से ऊपर को हो रहा है तो प्रेशर भी देना पड़ेगा, तो प्रेशर भी होगा यहाँ पे। तो इस वाले एंड पे, ये एंड 1 मान लो है, मतलब ये वाला सेक्शन 1 मान लो और ये वाला सेक्शन 2, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी लेट्स सी K1, वेलोसिटी V1 है, पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट की वजह से होगी U1 और प्रेशर होगा मान लिया P1, और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से लेट्स सी Q2 और हाइट की वजह से U2, प्रेशर होगा लेट्स सी V2। तो वो पता है क्या बोलता है, 3 तरीके की एनर्जी है आपके पास, प्रेशर वाली जो वर्क डन करना पड़ेगा आपको, समझ गए आप, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट है, तो 3 एनर्जी है एक तरीके से, 3, समझ गए, लॉजिकली 3 है यहाँ पे, ठीक है सर। तो वो बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन, तो बोलता है कि इसकी एंट्री पॉइंट पे सेक्शन 1 पे नेट एनर्जी निकाल लो, लेट्स सी E1 है, और यहाँ पे नेट एनर्जी निकाल लो, लेट्स सी E2 है। तो जब दोस्तों हम इसको डिराइव करते हैं, डिराइव कर सकते हो आप, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हो, मतलब डिफरेंट लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट, हाउ टू रिमेंबर एंड हाउ टू अप्लाई, ये सब आपको सीखना है बेसिक तौर पे। हाँ, 3 चीज इंपॉर्टेंट है वो आपने लिख ली। तो यार एंट्री पॉइंट पे नेट एनर्जी निकाल लेंगे और एग्जिस्ट पॉइंट पे जहां से पानी बाहर निकलेगा वहां पे निकाल लेंगे और उनको इक्वल कर देंगे, बात खत्म। ये याद रखें आप, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है, बर्नौली थ्योरम हमें एनर्जी कंजर्वेशन बताती है, और जो आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी वो आपको मास कंजर्वेशन बताती है। एंट्री पे मास मस्ट बी इक्वल टू एग्जिस्ट पे जो उसका मास था आउट पे, ठीक है, एग्जिस्ट मान लो आप, ये एनर्जी कंजर्वेशन बता रही है, एंट्री पे और आउट पे कितना है भाई, निकालो भाई। तो यहां पे जो नेट एनर्जी होगी ना दोस्तों, ध्यान से समझियो, अकॉर्डिंग टू बर्नौली कंसेप्ट, बर्नौली थ्योरम, प्रेशर एट किसी भी क्रॉस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, प्लस डिराइव करने के बाद जो रिलेशन आएगा ये याद रखियो, बस सपनों में आना चाहिए हमेशा, है सपनों में, कैसे सर, इसको याद रखेंगे, हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, these 3 terms, the pressure and इसमें चूंकि वेलोसिटी है इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इसमें H है, हाइट है, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों की तीनों एनर्जी मिलके इनका जो सम है वो कांस्टेंट होता है, ये नेट एनर्जी है, किसी भी सेक्शन पे ये नेट एनर्जी है, एक तरीके से ये टोटल एनर्जी है, E दैट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है इसका मतलब सेक्शन 1 पे मस्ट बी इक्वल टू सेक्शन 2, तो आप सेक्शन 1 पे क्या लिखेंगे, प्रेशर जो भी होगा P1, ठीक है, वेलोसिटी V1 है तो उसको क्या लिखेंगे आप, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हाइट है H1, तो यहां लिखेंगे रो GH1 मस्ट बी इक्वल टू, यही है, इसी से होंगे क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन याद रखना जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। E2 पे यहाँ पे प्रेशर मान लिया P2 है प्लस हाफ रो V2 वेलोसिटी है प्लस रो GH2 हाइट है। अब हाइट होगी नहीं होगी, प्रेशर सेम ज्यादा होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट हाउ वी कैन राइट दिस लाइक दिस, ओके, दिस इज द इक्वेशन, इस तरीके से लिखना है, ठीक है जी। तो यार ये सेक्शन 1 पे है, ठीक है,
एट सेक्शन 1 और ये है किसी पाइप के सेक्शन 2 पे, जहां से वो एंट्री ले रहा है, जहां से एग्जिट हो रहा है, या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की आप बात करेंगे। तो P स्टैंड फॉर प्रेशर एंड दिस फैक्टर फॉर काइनेटिक एनर्जी, फैक्टर है ये आपका, देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लियरली, पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, आप याद रखें बस। अच्छा, P हो गया प्रेशर। सर रो क्या है? इस लिक्विड में जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है, यानी रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा होगा। वाटर है तो वाटर ही लेंगे ना यार, जो भी होगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी है जी, आपको पता है, हाइट होगी इस सेक्शन पे, ये बस ये इक्वेशन है, याद रखो, ये इक्वेशन याद रखो, टेंशन नहीं। ये पहली फॉर्म है, न्यूमेरिकल करने के लिए हमेशा यही यूज होगा, हमेशा 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 है। एक दूसरी फॉर्म होती है वो भी बता देता हूं, लेकिन उससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उसका यूज कैसे हो सकता है वो बताऊंगा, बट न्यूमेरिकल करने के लिए आप हमेशा इसका यूज करेंगे, हमेशा, ठीक है बॉस। तो ये है आपकी बर्नौली थ्योरम, ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। एंड आप बहुत क्लियरली दोस्तों यहां से देख सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन में प्रेशर है और वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप देती है हमें प्रेशर वर्सेस वेलोसिटी का, इसलिए मैंने यहां पे लिखा था, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा था। एक तरीके से आप अगर बहुत क्लियरली यहां पे देख सकते हैं, तो ये हमें ये बताने की कोशिश करती है कि जो वेलोसिटी है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ गए आप? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी क्लियरली यू कैन सी नाउ, ठीक है। और जो प्रेशर होता है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर वेलोसिटी के, तो प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जहां पे ज्यादा एरिया, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली होगा ना ये तो, क्योंकि वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो v की जगह यहां देखो ना 1/a है, तो यहां 1/a, तो a ऊपर जाएगा, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो एरिया जिस पाइप का जहां पे ज्यादा होगा वहां प्रेशर पानी का ज्यादा होगा। इसलिए जो मोटे मोटे बड़े एरिया क्रॉस सेक्शन के उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। तो जहां पे एरिया ज्यादा, देखो वहां पे वेलोसिटी कम, जहां एरिया ज्यादा, लेकिन वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट दिमाग में कंसेप्ट रखना है, इसका इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होता है। जो पाइप पतला सा होगा, पतला सा, उसमें पानी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, बात खत्म। जो ऐसे चौड़ा सा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगी, उसमें पानी ज्यादा आएगा, मतलब वेलोसिटी कम होगी लेकिन प्रेशर ज्यादा होगा। मोर एरिया मोर प्रेशर, बट मोर एरिया लेस वेलोसिटी, पानी स्लो स्लो चल रहा होगा, समझ गए। और कम एरिया कम प्रेशर, वेलोसिटी ज्यादा, पानी फास्ट चल रहा होगा। ये आप याद रखें, इतना सा पॉइंट अपने दिमाग में मचा डालेंगे। फॉर्मूला ये रहा आपके पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये मिलके धमाल मचाते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती थी A1V1, अगर मैं यहां लिखूंगा तो इसके लिए और इसके लिए, तो A1V1 इक्वल टू A2V2, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कंबाइंडली वर्क करते हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो आप फ्लूइड मैकेनिक्स के, फ्लूइड डायनामिक्स में। Continuity, this will give us the relation between area and the velocity, and this will give us the relationship between the pressure and the velocity of fluid. Come on guys, okay? सेकंड फॉर्म बता देता हूं जल्दी, फिर अप्लाई करना सिखाता हूं, और उस एप्लीकेशन करते 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 हम इसके और भी सारे कंसेप्ट सीख जाएंगे, जिसमें वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, जहां से न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस होते हैं, उसकी बात करेंगे फिर, ठीक है। मजा आ जाएगा, लास्ट कंसेप्ट होने वाला है, और फिर मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको सब कुछ सिखाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल करेंगे कुछ मस्त तरीके से। पूरे लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको सारे कंसेप्ट, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाएंगे, और उतना ही करना, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पूछे जाते हैं, बहुत रेयर होता है, बट जिस पे पूछे जा सकते हैं उसको हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे। ओके दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसका दूसरी फॉर्म क्या है, मतलब दूसरा इक्वेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे उस पर रिजल्ट बना के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो भी बात कर लेते हैं यार। देखो अभी हमने लिखा है कि भाई बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होती है, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस रो जी एच, और ये पूरा होता है कांस्टेंट पर्टिकुलरली, ठीक है। तो वो पता क्या बोल रहा है, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं रो जी से डिवाइड कर दूं, रो जी मतलब द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, देखो रो जी आ गया, रो जी आ गया, रो जी आ गया, और एक तरीके से कांस्टेंट है यहाँ पे भी रो जी, ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट, और रो डेंसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, जी कांस्टेंट रहने वाला, ठीक है। तो पता क्या होगा, देखो ये डेंसिटी यहां से कैंसिल, एंड ये पूरा कैंसिल, तो यहां बचेगा P बाई रो जी, और यहां बचेगा V स्क्वायर बाई 2G, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पे बचेगा केवल H, और ये इधर फिर से एक नया कांस्टेंट आ गया। सो ये रिलेशन आपका बन जाता है अगेन बर्नौली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से समझियो। अब ये जो टर्म बनाना, ये प्रेशर ओवर रो जी, दोस्तों इसको बोलते हैं प्रेशर हेड,
इसको नाम दिया जाता है प्रेशर हेड। समझ गए आप? प्रेशर हेड का मतलब, अब ये टर्म आपको, हेड मींस ये आपको एक तरीके से यूनिट ऑफ लेंथ, यू कैन से, एक लेंथ है एक तरीके से, तो इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर होगी, इसकी डायमेंशन लेंथ के इक्वल होने वाली है, क्योंकि प्रेशर हेड, अगर आपको ध्यान से याद होगा, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता था रो जी एच, तो अगर मैं एच निकालूं तो पी बाई रो जी आएगा, तो ये चूंकि इसकी जो यूनिट है, डायमेंशन है, वो एच के इक्वल है, और ये आपका एक डेप्थ होती है, एक हाइट होती है एक तरीके से, और ये मीटर में होती है, इसलिए इसको प्रेशर हेड कहते हैं। यूज कैसे करेंगे सब बताऊंगा, बस टर्म पे ध्यान दो आप, ध्यान से, ठीक है? तो पी बाई रोजी इज कोल्ड एज प्रेशर हेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब इस पूरे को अगर मैं लिखूं पी बाई रोजी, ये एच के इक्वल होगा एक तरीके से, ठीक है? हाइट की वैल्यू के इक्वल आएगा, इसका वैल्यू मीटर में आएगा निकल के, जो भी होगा उस कंडीशन में। वी स्क्वायर बाई जी, ये भी, इसकी भी यूनिट आपकी मीटर में ही होगी। वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g, इसकी डायमेंशन मीटर मतलब लेंथ के इक्वल ही होगी। दैट्स वाई इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड, क्योंकि वेलोसिटी है हेड ही, लेकिन काइनेटिक हेड है, इसका नाम होगा काइनेटिक हेड। तो आप किसी कभी भी पूछे कि काइनेटिक हेड की वैल्यू निकालो, तो आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए बाई 2g। ये पूरा टर्म, पूरा रेशियो इज कॉल्ड एज काइनेटिक हेड, और इसकी भी डायमेंशन आपकी मीटर यानी लेंथ के इक्वल ही होने वाली है, यूनिट मीटर बनेगी। सिंपल है, क्लियर है? अब ये अच्छा है, ये तो ऑलरेडी हेड है, इसको बोलते हैं, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी बना है रोजी एस से, इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड, ठीक है? तो ये भी मीटर में आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो इंडिविजुअल अगर कभी इनकी बात करेगा कि प्रेशर हेड क्या होता है, तो पी बाई रोजी निकालना है, काइनेटिक हेड क्या होता है, तो वी स्क्वायर बाई 2g निकालना है, पोटेंशियल हेड तो उसकी हाइट ही की बात कर रहा है, बात खत्म है कि नहीं? तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं बढ़िया तरीके से। सेकंड फॉर्म ऑफ बर्नौली थ्योरम, बट इनका यूज तभी होगा जब वो इन नाम का यूज करेगा। अगर वो किसी पर्टिकुलर केस में केवल प्रेशर पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेशर की बात कर रहा है, तो बर्नौली थ्योरम की एक्चुअल इक्वेशन ही यूज करनी है, ये वाली, है ना? किसी दो पॉइंट के लिए अलग अलग, समझ गए? जैसे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर एंड ऑल, जो हमने अभी लिखी थी, वो ही यूज करनी है। अब आपको मैं एप्लीकेशन जल्दी से करके दिखा देता हूं दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो ही केस सबसे पहले लूंगा जिसपे 100% चांस हो सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फालतू की बातें अब नहीं करेंगे, हमने कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, अब उनका एप्लीकेशन कैसे करना है, उन पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, और किस किस कैटेगरी में किस टाइप के आ सकते हैं, वो सब देखने वाले हैं। कूल, चले, कम ऑन। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द एप्लीकेशंस। देखो, अभी मैं उन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे बॉस, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, ठीक है? एप्लीकेशंस ऑफ बीटी, बर्नौली थ्योरम बेटी। तो यार बॉस उन्हीं एप्लीकेशन की बात करूंगा जिन पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बट प्रैक्टिकली रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस हैं जो बर्नौली थ्योरम पे काम कर रहे हैं। भाई यार बहुत बड़ी बात है यार, देखो हमारा जो एयरप्लेन होता है ना, ट्रैक पे उड़ने से पहले, है हवा में जाने से पहले ट्रैक पे भागता है ना बहुत तेजी से। तो क्यों भाग रहा है बहुत तेजी से ट्रैक पे? तो उसके विंग्स होते हैं, तो जो वो भागता है तो जो उसका विंग होते हैं, तो जो वो भागता है तो उसके अपोजिट जो एयर क्रॉस करती है उसको एयर, तो ऊपर की जो एयर होती है, समझिए उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, प्रेशर कम हो जाता है, उसके नीचे वाली एयर जो होती है उसकी स्पीड कम होती है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा प्रेशर उसको लिफ्ट करता है जब वो तेज भागता है, इसलिए हमें उसको ट्रैक पे भगाना पड़ता है। जो एयरप्लेन है हमारा, ट्रैक पे भगाएंगे फिर वो ऐसे ऐसे, समझ रहे, तब वो ऊपर जाता है? तो ये क्या है, सारा बर्नौली का कंसेप्ट है ये सारा। समझो आप बात को। आपने देखोगे क्रिकेट मैच आप देखते होंगे तो स्विंग कराते हैं, बॉल को स्विंग कराते हैं, है कि नहीं? तो बॉल को जब स्विंग कराते हैं तो जब ग्राउंड पे लगती है तो बैट्समैन को लगता है कि भाई सीधी आएगी, लेकिन वो इधर टर्न कर जाएगी या इधर टर्न कर जाएगी। ये क्या है? वेलोसिटी और प्रेशर का खेल है। जब आप उसको टर्न करके एक तरीके से इस तरीके से फेंकते हो, वेलोसिटी और प्रेशर का खेल है। जहां वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, जहां वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, अगर वो ऐसे लिफ्ट यहाँ पे टकरा के ऐसे आने वाली थी, तो हो सकता है उसका प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाए तो दूसरी डायरेक्शन में, और उसका जो बाउंस होना था वो कुछ और चेंज हो जाए। ये सारी चीजें आती है, मैग्नेस इफेक्ट वगैरह आपने पढ़े होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है? और क्या याद दिलाऊं मैं आपको, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जो घरों पे छतें नहीं होती हैं, छतें लाइक जो हम रूफ हम यूज करते हैं, जो टिन की जो होती है ना, अगर आप हिल स्टेशन पे जाओगे तो घर पे ऐसे 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 बनाए जाते हैं, ऐसे इस तरीके से उनके रूप बनाए जाते हैं। जो तेज तूफान आते हैं ना भाई, तेज तूफान, तो क्या होता है कि ऊपर से तो वेलोसिटी ज्यादा हाई पास हो रही है और नीचे की वेलोसिटी कम है, तो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, बर्नौली के अकॉर्डिंग अभी बताया था मैंने, और नीचे की वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो इसको लिफ्ट मिलता है एक तरीके से, ऊपर को एक फोर्स मिलता है। तो वो जो इस तरीके की जो छत वहां पे बना रखी है रूफ, अगर वो बहुत टाइटली अच्छे से नहीं बनाई गई है तो नीचे का प्रेशर तूफान के टाइम पे इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको उखाड़ सकता है और उखाड़ के फेंक सकता है। बहुत ज्यादा पावर होती है, आपको सबको पता है।
तो ये सारे एप्लीकेशन दोस्तों किसके हैं? ऑल दीज एप्लीकेशंस प्रैक्टिकली जो यूज होते हैं, बट उनको पढ़ना नहीं, हमने उनको समझना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन एक तरीके से बर्नौली थ्योरम है। एक चीज और समझो आप, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। ट्रेन आ रही है भाई ट्रैक पे, आप अगर ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो जब आप प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं तो जस्ट बिफोर की जब तक ट्रेन नहीं आती है और पता चल जाता है कि आने वाली है, तो अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि प्लीज यात्रीगण रेलवे ट्रैक से दूर हो जाए, ट्रेन आ रही है, अदरवाइज आपको खींच के लेके जाएगी। नहीं, मतलब ये नहीं बोलते खींच के लेके जाएगी, बट आप दूर हो जाए, सेफ्टी जोन है। लेकिन ये नहीं बताया क्यों दूर हो जाए, ठीक है, समझो बात को। जब ट्रेन आती है तो हाई स्पीड के साथ आती है, हाई स्पीड, तो उसके आसपास की जो एयर होती है, जहां से ट्रेन जिस ट्रैक पे ऐसे ऐसे उसके पास की जो एयर है, तो स्पीड हाई, उसके आसपास का प्रेशर कम, और उसके पीछे की जो एयर होगी उसका प्रेशर ज्यादा। भाई जहां से ट्रेन पास हो रही है उसके आसपास की जो एयर है, समझ गए, वही तो प्रेशर डाउन होगा। उसके पीछे के जो दूर की एयर है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो पीछे से एक पुश लगता है हमें। तो अगर आप ट्रेन के ट्रैक के पास खड़े हो, है ना, बहुत मतलब ना बहुत दूर ना बहुत पास, लेकिन नॉर्मली आप खड़े हो, तो ट्रेन की हाई स्पीड की वजह से उसके आसपास के रीजन का प्रेशर कम हो जाता है, पीछे का प्रेशर ज्यादा, और उसके बीच में अगर आप खड़े हो तो एयर आपको पीछे से पुश करेगी और आप आगे जाके गिर सकते हो और ट्रेन से टकरा सकते हो। फिर तो आपको पता ही है कि नहीं क्या होगा, फिर तो आपको पता ही है बॉस, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट क्या है? वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द बर्नौली थ्योरम। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, होप सो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एप्लीकेशन होता है तो आप समझ गए होंगे क्या है इसकी कहानी, ठीक है, कूल। तो कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एप्लीकेशन ऑफ द बीटी, द बर्नौली थ्योरम, सबसे पहला जो मैं आज बात करने वाला हूं, जिसमें न्यूमेरिकल 100% आते हैं, आते रहेंगे, आएंगे, इस पे फोकस करोगे आप, सबसे ज्यादा तो यही है ना। तो यहां पे हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे न्यूमेरिकल आते हैं भाई, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। मतलब सर ये क्या है? भाई देखो, ई फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स एक तरीके की क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यू नो, जैसे वाटर है, एयर है, उसकी क्वांटिटी। ई मींस आउट, उस एक तरीके से कि जब किसी स्मॉल होल से पानी बाहर निकल रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी बाहर निकलने वाले उस पर्टिकुलर छोटे से होल से, अंडर सम हेड ऑफ द वाटर, जो भी है, जितने हेड तक, जितनी हाइट या डेप्थ तक आपने उसको भर रखा है टंकी में, तो उस बाहर निकलते जो पानी बाहर निकला है जिस वेलोसिटी के साथ, उसको बोलते हैं ई फ्लक्स। यानी कमिंग जो वाटर होगा वहां से जो आउट हो रहा है एक तरीके से उस पर्टिकुलर होल से, कैसे सर? देखो, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। देखो इसको दोनों कॉन्सेप्ट आप देख ले तो इसको सिंपली यू नो मोशन एंड ग्रेविटी वाले कंसेप्ट से भी आप कर सकते हैं, बट चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक तरीके से एप्लीकेशन करने की, तो उसके थ्रू मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो उसने बोला यार जैसे आप ऐसे ले लो ना, जो आपके घर के ऊपर पानी की टंकी रखी है ना, उसी की बात करो, सब लोग उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपकी पानी की टंकी मैं आपके घर से लेके आ गया बॉस। अब आप देखना सुबह को आपका क्या होने वाला है, सर्दी का टाइम है, इसलिए मैं आपके घर की टंकी पानी की लेके आ चुका हूँ। आपको पानी की जरूरत वैसे भी नहीं है, सर्दी का टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा है, वो अलग बात है, सर्दी है जी। देखो ये आपकी टंकी है सर, ओके सर, पानी होगा इसमें, बिल्कुल होगा, खाली थोड़ी है, खाली क्यों लेके आऊंगा, है जी। तो पानी है सर इसमें, बिल्कुल है, क्या बात कर रहे हो, ये देखो पानी पानी है, पानी ही तो पानी है, बिन पानी सब सून। अब वो बोलता है कि ये जो पानी है इसमें, ये बड़ी सी टंकी है, बड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, लेट्स सी A1, और यहाँ पे एक होल आपने क्रिएट कर दिया है, देखना। और ये जो होल क्रिएट किया है दोस्तों, यहाँ से ये एक होल किया है, स्मॉल होल है ये। तो पता है क्या बोल रहा है? जो पानी इस होल से बाहर निकलेगा ना, जो पानी इस होल से बाहर निकलेगा इस होल से, तो पहले वैसे जाएगा ग्रेविटी की वजह से, फिर कहीं दूर जाके गिरेगा ऐसे, ये तो आपको समझते ही होंगे आप, ठीक है। लेकिन जो पानी इस होल से बाहर निकलेगा वो किस वेलोसिटी के साथ इस होल से बाहर आएगा, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, यानी इससे आने वाले, बाहर आने वाले वाटर की वेलोसिटी, बात खत्म, ई फ्लक्स वेलोसिटी। क्लियर? हाउ वी कैन कैलकुलेट? वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझाओ या ना समझाओ, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, उसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए, तब भी क्वेश्चन हो जाएंगे, बट समझा देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। देखो जहां पे आपने होल क्रिएट किया है दोस्तों, उसी पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, क्योंकि उसके नीचे का पानी तो नहीं आएगा, तो रेस्ट पे नीचे से ऊपर थोड़ा ही जाएगा पानी, ऊपर वाला ही बाहर निकलेगा, यहीं से वाटर बाहर जाएगा, ये वाला जो ऊपर वाला है, और जैसे जैसे वाटर ऊपर से इस होल से बाहर निकलेगा, इसका लेवल कम होता जाएगा। फिलहाल हमने मान लिया कि इस पूरी टंकी की, इस पूरे टैंक की जो हाइट है नेट, वो h है, कैपिटल। और जहां होल आपने क्रिएट किया है और इसके फ्री सरफेस से, टॉप जो है इसका फ्री सरफेस, समझना आप भाई, ध्यान से समझना अब इसको, ध्यान से बॉस, इसकी होल की कितनी डेप्थ पे आपने ये होल क्रिएट किया, लेट्स सी स्मॉल h, टॉप से देखने पे, नॉट बॉटम से। बॉटम से अगर इसकी हाइट देखोगे तो कितनी होगी, देखो बॉटम से, जहां पे ग्राउंड से अगर हाइट देख रहे हैं तो ये होगी h - h,
टोटल एच है, ये घटा दिया आपने, टॉप से ऐड मानी हमने, फ्रॉम द टॉप, याद रखना ये है फ्रॉम टॉप ऑफ द टैंक और ये स्मॉल होल है, और इस होल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेट्स सी A2, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो एरिया है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, एक्चुअली ये जो एरिया है होल का, दैट इज वेरी 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 लेस देन द एरिया ऑफ दिस टैंक। एक्चुअली में जो टैंक का एरिया उससे बहुत कम होता है, ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे मान के चलते हैं, समझ रहे हैं आपको, अप्रोक्सीमेशन। तो क्या करेंगे सर, तो दोस्तों एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आप बर्नौली थ्योरम अगर अप्लाई करोगे भी तो ये एरिया बहुत 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 कम हो गया, ये बहुत 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 ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, हम मान के चलते हैं एक लार्ज टैंक है, इसका एरिया बहुत 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 ज्यादा है ये वाला। तो जहां एरिया बहुत 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 ज्यादा, आपने पढ़ा था V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बहुत 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 ज्यादा, तो लगभग लगभग बहुत कम वेलोसिटी हो जाएगी, और हम इस यहाँ पे जो पानी होगा इस सेक्शन पे उसकी वेलोसिटी लगभग 0 मान लेते हैं, समझ गए, लार्ज टैंक की कंपैरेटिवली। और यहां से जो एरिया चूंकि बहुत कम है, वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो यहां से तुरंत पानी बाहर निकलेगा और नीचे गिरेगा और यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा चलो हमें वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हमने कंसेप्ट समझना है, ठीक है, कूल। तो क्या करेंगे सर, तो आप क्या करो, इस लाइन से ऊपर का पाइप उठा लो, बस ये देखो, समझे आप, और ये होल आपने बना रखा है, तो ये पानी है, और यहां पे जो सेक्शन है यहां से वेलोसिटी बाहर निकलेगी, ठीक है, इस वाले से देखो, ठीक है जी। तो इसको सेक्शन 1 मान लो, और जहां से पानी निकल रहा है एरिया से उसको सेक्शन 2 मान लो, और यहाँ पे जो सेक्शन 1 है इसकी जो हाइट है देखो ये कितनी है h, और ये जो एरिया है ये तो इसी बेस पे मान लिया आपने इस पे। तो बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हो कि पानी यहां से निकल रहा है और यहां से एंट्री हो रही है, देखो यहां से जाएगा और इससे बाहर निकलेगा, तो बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे एनर्जी, और यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ एक में, सब में नहीं दिखाऊंगा, सब में डायरेक्ट एक्सप्रेशन बताऊंगा आपको, जिससे आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वैसे तो इसमें फॉर्मूला याद रख सकते हो, टेंशन नहीं, बट बता रहा हूँ, ठीक है, कम ऑन। तो आप सेक्शन 1 पे एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू सेक्शन 2 पे एनर्जी। सेक्शन 1 पे एनर्जी लिखो, देखो क्या होता था फॉर्मूला, P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, बस हो गया। अब यहाँ पे जहां से पानी निकल रहा है तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, कूल मैन कूल। और हम यहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हमने बेस लाइन मान रखी है, ठीक है। और ये जो पाइप है एक तरीके से ऐसा पाइप है, जैसे मार्कर है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है, तो जो एंड इसका 2 एंड ये ग्राउंड मान लो उसको एक तरीके से ग्राउंड के टच में है, तो H2 पे जो हाइट है वो तो 0 होगी, क्योंकि पाइप ऐसे थोड़ा ही है, ऐसे है, और ये मैंने यहां रख दिया तो ग्राउंड पे ही हो गया, तो ग्राउंड से हाइट लेते थे हम, और ये ग्राउंड के टच में हो गया तो ये हाइट तो होगी 0। और जो सेक्शन 1 है ये वाला, इसकी ये हाइट कितनी होगी, H के इक्वल, यानी यहां पर इसकी जो हाइट होगी ये वाली, प्रेशर देखो ऊपर से ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो P1 का प्रेशर P0 होगा, और जहां से पानी बाहर निकल रहा है वहां पे भी एटमॉस्फेयर है, तो P2 पे भी प्रेशर P ही होगा, एटमॉस्फेरिक P ही होगा। तो यहां पे जब आप प्रेशर लिखेंगे तो PA प्लस हाफ रो, और V1 इसकी वेलोसिटी इस सेक्शन पे हमने पहले 0 मान लिया, तो 0 का स्क्वायर प्लस रो GH1, इसकी हाइट कितनी है यहां से यहां तक H, ये अपर हाइट, ठीक है, ये H है इक्वल टू P2, ये भी एटमॉस्फेरिक है, प्लस हाफ रो V2 ये निकालना है, प्लस रो GH2 कितना है 0, क्योंकि ये वर्टिकल पाइप है और नीचे वाला जो एंड है वो तो ग्राउंड के टच में है, तो उसकी हाइट तो 0 ही हो गई, ठीक है जी। तो देखो सब 0, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो बचा यहाँ पे रो GH, और यहाँ पे बच गया हाफ रो V2 स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, तो V2 आपका निकल के आ गया अंडर रूट 2GH। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, यही है आपके मुद्दे की बात, अरे यही है मुद्दे की बात यार। मतलब इस होल से बॉस, इस होल से जो पानी बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2GH, और ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है हाइट पर, हाइट ऑफ होल, ये लिख लेना इसी तरीके से, कहां से, फ्रॉम टॉप, टॉप से, नॉट फ्रॉम द बॉटम, नॉट फ्रॉम द बॉटम, रिमेंबर फ्रॉम द टॉप। बॉटम से देखना है तो आपको ये ना रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हम टॉप से देखते हैं। अब ये तो होगी इतनी वेलोसिटी के साथ वो बाहर आएगा, पर ये तब फॉर्मूला वैलिड है जब होल का जो एरिया होगा A2, यानी इसको बोल सकते हो एरिया ऑफ द होल, ये वेरी 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 लेस देन होगा एक्चुअल एरिया ऑफ द टैंक, ये जो टैंक का एरिया, ये तब वैलिड होगा फॉर्मूला। तो सर पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा, अगर दोस्तों उसने होल का एरिया दे रखा है और इसका भी एरिया दे रखा है टैंक का, और वो कंपैरेटिवली मतलब बहुत स्मॉल नहीं है, तब यूज करेंगे, मैं बताऊंगा क्वेश्चन करके, अदरवाइज नॉर्मली आप इसी का यूज करते हैं, होल को वेरी स्मॉल मान के ही करते हैं, हमेशा यही फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल है कि नहीं। और यहां से क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो वेलोसिटी ऑफ E फ्लक्स है ये तो कांस्टेंट हो गया, ये अंडर रूट H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी होल ऊपर से देखने पर जितने ज्यादा नीचे होगा
जितनी ज्यादा उसकी डेप्थ होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ पानी वहां से निकलेगा। समझ गए आप लॉजिकली, उतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ पानी निकलेगा। मतलब सर कैसे, अगर आपने ये टैंक बनाया देखो, ठीक है, और यहां पे एक होल क्रिएट किया, एक यहां पे किया, एक होल ये रहा, यहां से वेलोसिटी निकल रही है V1 वाटर निकल रहा है, यहां पे V2, ठीक है। तो यहां से देखने से, टॉप से देखने पे इसकी जो हाइट डेप्थ है वो H1 है, लेकिन इस वाले की है H2। तो आप देख सकते हो H2 इज ग्रेटर देन H1, तो पक्का है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी यहां से जो पानी निकलेगा वो ज्यादा वेलोसिटी का, यहां से जो निकलेगा वो कम वेलोसिटी का है। कूल। तो जितना ज्यादा ऊपर से देखने पे होल नीचे जाएगा, बॉटम की साइड जाएगा, उतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा बॉस। एक कंसेप्ट तो ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स क्या है, ये रहा, ये समझ लिया होगा, ये लिख लिया होगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट यहां पे मैं लिख रहा हूं इसी में, क्योंकि डायग्राम मैंने यहीं पे बना रखा है, दैट्स व्हाई मैं यहीं पे आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे एक बार क्वेश्चन आया है, तो दैट्स व्हाई मैं आपको बता देता हूं, नो प्रॉब्लम। ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया था। ओके, अब अगर आपका A2 जो है, एरिया ऑफ होल जो है, ठीक है, वो नेग्लिजिबल नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, अगर उसको हम कंसीडर करें तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स क्या होगी, होल से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी क्या लेनी है, √2GH एज इट इज, डिवाइड में 1 माइनस होल का एरिया यानी A2 ओवर टैंक जो भी होगा उसका एरिया, और इसका होल स्क्वायर। तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एक आ चुका है, ध्यान देना। जब भी कभी होल का एरिया A2 माना है मैंने, और ये टैंक का एरिया जो भी वो टैंक होगा, जो भी कंटेनर होगा, ठीक है ना, उनका रेशियो गिवन होगा अगर क्वेश्चन में, तो समझ जाना बॉस, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, मतलब वहां पे होल का एरिया कंसीडर किया गया है, उसको नेग्लिजिबल नहीं माना गया है सिंपली। तो देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज नॉर्मल केसेस जितने भी होंगे उनमें यही यूज करना है। जब वो बोले कि एरिया लेना है उनका तो लेना है, ये यूज करना है, नहीं बोले तो हमेशा ये यूज करना है, इसी से क्वेश्चन होंगे सारे, मैक्सिमम। कूल, मैक्सिमम, समझ। अब देखो यहां पे एक चीज और है इंपॉर्टेंट, क्या सर, सम टाइम दोस्तों इफ H इज नॉट गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ H इज नॉट गिवन, अगर आपको H नहीं दे रखा है, ये होल की डेप्थ टॉप से नहीं दे रखी है, तो भाई इसमें जो पानी है उसकी डेंसिटी तो होगी ना। तो हमें पता है इस डेप्थ की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वहां पे P इक्वल टू क्या होता है, 𝜌GH, भाई यही था हमारे पास। तो H आप निकाल सकते हो, दिस इज P/𝜌G, ध्यान से समझे आप। लेकिन वो डिपेंड करेगा जो प्रेशर है वो नेट प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, भाई ऊपर से एटमॉस्फेरिक भी है और इसका लिक्विड की जो डेप्थ है उसकी वजह से प्रेशर होगा, ये प्रेशर नेट कितना होगा वो डिपेंड करेगा। तब H को आप इस से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको प्रेशर हेड कहते थे, आपको पता है P/𝜌G यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब वो प्रेशर कितना होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, ध्यान रखना है। अब इसके रिगार्डिंग और कौन से क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, उन पे जल्दी से फोकस कर लेते हैं, लाइट डाल देते हैं। आप क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हो, कराएंगे, कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले, तो मस्त तरीके से करेंगे, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, अदरवाइज फंस जाएंगे अगर सारे कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्लियर करते रहो पहले कंसेप्ट, क्वेश्चन में कराने वाला हूं, टेंशन मत लो, ठीक है, सब हो जाएंगे। ओके ओके, इसको बात कर लेते हैं यार, वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो उसके साथ रिलेटेड होते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स ऑलरेडी हमने देख लिया कि किस तरीके से आपने यूज करना है, कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला कौन सा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस तरीके से आप उसका यूज करोगे हम सीखने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू। लेकिन और कौन कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है वो भी देखनी जरूरी है ना। तो 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उनकी जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पूरा का पूरा ये कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड, इस पे डिपेंडेंट सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में सारी चीजें आपको मिलने वाली है मस्त तरीके से। ओके सो कम ऑन हियर वी गो। और जल्दी से जो कंसेप्ट है इसके उनको सीखने के बाद आपने अप्लाई करना कैसे करना है ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ओके तो देखो अभी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स हमने देख लिया कि भाई अगर वो एक स्मॉल होल से पानी बाहर आ रहा है, मतलब लिक्विड बाहर आ रहा है, तो आप लिखते थे 2GH, है ना, और इससे ई फ्लक्स वेलोसिटी जो होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी √H है, मतलब फ्रॉम द फ्री सरफेस, ऊपर से देखने पर, है ना, जहां पे इस तरीके से आप बना लो इसको एक तरीके से, तो ये मस्त तरीके से अब आपको बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। भाई देखो कंटेनर का जो एरिया है ये ज्यादा होता है ना, इसको हमने माना था अभी, और ये एरिया आपका, ये हमने A2 माना था जहां से आपका होल है, और यहां से पानी बाहर निकलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे पानी बाहर निकलेगा, तो जिस वेलोसिटी के साथ वो बाहर निकलेगा दिस इज द वेलोसिटी, एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड when the area of this hole is very less than the area of this container. Okay,
सो कूल। लेकिन अगर ये कंपैरेटिवली एरिया कम नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने यूज करना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh ओवर 1 माइनस a2 ओवर a1 का होल स्क्वायर। a2 इज द एरिया फॉर होल एंड a1 इज द एरिया फॉर दिस वन। और इसी से आप ये बना सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर ये बहुत कम हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो ये रेशियो कंपैरेटिवली 0 हो जाएगा, फिर आपके पास 2 अंडर रूट 2gh 0 बचेगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बताया अभी आपको, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। दोनों पे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपकी फंडामेंटल चीजें एकदम क्लियर रहे, और क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नीट में और जेईई मेंस में यहीं से आने के सबसे ज्यादा चांस होंगे, सबसे ज्यादा चांस, ठीक है। सो कम ऑन। अच्छा सर, और क्या पूछा जा सकता है, उसी पे तो बात करनी है। देखो कम ऑन, अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये टैंक मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया है, ओके। ये था आपका होल, यस सर, बढ़िया तरीके से। और ये आपका होल था, और इसमें हमने पानी भर रखा है, मान लिया मैंने पानी ले लिया है, तो ये पानी भर रखा है, इसकी अपनी खुद की कुछ डेंसिटी होगी, ठीक है, पानी की डेंसिटी आप मान लेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यार जहां से पानी निकलेगा वहीं पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉप करनी है, उससे ऊपर का पानी ही नीचे आएगा, ठीक है। और ये जब पानी नीचे आएगा ऑब्वियसली, तो पहले ये सीधा सा ऊपर आगे जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। देखो ना, जब पानी ऐसे निकलेगा पहले ऐसे जाएगा, फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से पानी यहाँ पे नीचे गिर रहा होगा, है ना, इस तरीके से आप देखें, इससे पानी नीचे गिरा हो। तो यार ऑब्वियस है कि अगर वाटर इस होल के थ्रू नीचे गिर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में। तो वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द वाटर या फ्लूइड टू रीच द ग्राउंड, है। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम टू रीच, ओके, ग्राउंड पे आने तक उसको कितना टाइम लगेगा। और भाई बेहतरीन तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब तो ये एक तरीके से आप देख सकते हो कि वाटर पहले आगे जा रहा है, वेलोसिटी है ई फ्लक्स की हमारी अंडर रूट 2gh, और ये जो h है इसके फ्री सरफेस से लेते हैं ये, ना कि ग्राउंड से। और टोटल हाइट हमने इसकी मानी थी कंटेनर की कैपिटल H। तो अगर ग्राउंड से देखा जाए इस होल की हाइट कितनी है ये, तो ये होगी h माइनस स्मॉल h, है कि नहीं, मस्त तरीके से h माइनस स्मॉल h, ओके। तो वो बोल रहा है कि यार ये जो वाटर यहां से गिरेगा कितना टाइम लगेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये कंटेनर से कितनी दूर गिरेगा, यानी x निकालनी है, कितनी दूर गिरेगा, उसकी रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम कितनी दूर गिर सकता है। होल को मैं कहां पे क्रिएट कर दूं कि मैक्सिमम दूर जाके गिरे कंटेनर से। यार ऑब्वियस है, आप खुद ही इमेजिन करो कि टंकी है, उसमें आपने एक छोटा सा होल कर दिया, तो उससे पानी तो बाहर आएगा ही ना। तो कितने टाइम लेगा वो नीचे गिरने में ग्राउंड पे, और कितनी दूर गिरेगा वो कंटेनर से, है? ये सब निकालेंगे। याद करो हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, बिल्कुल वही वाला केस यहाँ पे यूज करना है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इनिशियली जब पानी दोस्तों निकलेगा वो डायरेक्ट पहले आगे जाएगा, उसकी वेलोसिटी ऐसे है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। आप सेकंड इक्वेशन का वैसे यूज कर सकते हैं टाइम के लिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, जहां से पानी गिर रहा है नीचे आ रहा है, तो ये रही डिस्टेंस ग्राउंड से, देखो ये वाली h माइनस h आप ले लेंगे, ठीक है, ये वाला आप ले लेंगे। और इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, क्योंकि पानी पहले आगे जाएगा फिर नीचे आएगा, तो इनिशियली ये फैक्टर तो पूरा 0 हो गया, तो हाफ a हो गया g t स्क्वायर। तो यहां से t आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि t आपके पास आ रहा है 2h माइनस h ओवर g। ये आ गया आपका टाइम, इतना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, इतना टाइम लगेगा पानी को नीचे गिरने में, ओके। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द लिक्विड फ्रॉम दिस होल कमिंग आउट फ्रॉम दिस होल टू रीच द ग्राउंड, ओके। तो सपोज करो पानी यहां पे गिरा, भाई यहां पे गिर रहा है, तो कितनी दूर गिर रहा है इससे, याद करो। जैसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते थे, ऐसे फेंकते थे ना, बिल्कुल ऐसे, है ना, जैसे हेलीकॉप्टर है उससे ऐसे फेंक रहे हैं, तो पहले आगे जाएगा फिर नीचे गिरेगा, है। तो वो लिखते थे कि ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा उसको, फिर उसकी रेंज क्या होती थी, कितनी दूर गिरेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने दूर गिरेगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने निकालनी है, देखो हमें पता चल गया कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए किस वेलोसिटी के साथ वो बाहर निकल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, और एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्टेंस x, टाइम लिख रहा है t, तो x आप निकाल सकते हो vx इंटू टी, बस। तो x आपके पास आ जाएगा, vx कितना है, अंडर रूट 2g स्मॉल h, और t कितना निकाला तुमने, अंडर रूट ऑफ 2h माइनस h ओवर g, बस सिंपल है, ठीक है बॉस। ये आपके पास बन जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
अब इसको अगर आप देखो, इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है, पूरे पे होल अंडर रूट ले लेंगे ना जब आप पूरे पे, तो यहाँ पे जी से जी कैंसिल हो जाएगा और इस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो x को आपको लिखना चाहिए 2 अंडर रूट ऑफ स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, इतनी दूर गिरेगा। बट ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये तो h पे डिपेंड करेगा कि जो होल है उसकी पोजीशन क्या है फ्रॉम द टॉप है फ्री सरफेस से, उस पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है बॉस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये h वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, देखो कंटेनर की कितनी हाइट है टोटल वो तो कांस्टेंट हो गई, बट h पे डिपेंड करेगा। देखो होल को आप यहां पे क्रिएट कर सकते हो, यहां पर यहां पर यहां पर, उसकी पोजीशन तो आप चेंज कर सकते हो ना, है। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कि मैक्सिमम कंटेनर से कितनी दूर गिर सकता है, उस मैक्सिमम वैल्यू को ही कहते हैं उसकी रेंज। और वो रेंज अगर निकालना है आपने तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको रेंज निकालने के लिए इसको dx ओवर dh करना पड़ेगा और उसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा x को मैक्सिमम बनाने के लिए। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, एक्स मैक्सिमम कितनी दूर गिर सकता है पानी इस होल से, मैक्सिमम कितनी दूर गिर सकता है, वो जो कंटेनर की पूरी डेप्थ है जहां तक पानी भरा हुआ है उसी के इक्वल होता है दोस्तों। और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उस होल से आने वाला जो पानी है वो मैक्सिमम कंटेनर से हॉरिजॉन्टली कितनी दूर गिर सकता है, तो मैक्सिमम उतनी दूर गिरेगा जितनी इस कंटेनर की हाइट होगी एक तरीके से, ठीक है, एच के इक्वल गिरेगा। बट तब गिरेगा व्हेन, ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन ये जो h है मतलब होल की जो पोजीशन है फ्रॉम द टॉप, ये इस हाइट की जस्ट हाफ होगी, ये पूछा जा सकता है आपसे। बस इन पे ध्यान दे, देखो न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है, टाइम पे आ सकता है, और ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं रिजल्ट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है ये कि h के इक्वल होगा भाई, वो तभी होगा जब होल बिल्कुल इस कंटेनर की हाइट के मिड पॉइंट पे होगा, यानी h/2। दिस इज इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यानी जो होल, मान लिया कंटेनर की हाइट दे रखी है आपको 100 सेंटीमीटर, तो होल को आपको बनाना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर पे, है, तब जाके मैक्सिमम दूर गिरेगा जाके। समझ गए ना लॉजिक? बस ऐसे समझे, क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे, इतने पॉइंट और इसके बारे में आपने याद रखने, बात खत्म। तो पहला फॉर्मूला दिस वन, दूसरा फॉर्मूला दिस वन, तीसरा फॉर्मूला टाइम, चौथा फॉर्मूला ये वाला कि ये मैक्सिमम कितना दूर गिर सकता है और किस पोजीशन पे होल की पोजीशन क्या होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम गिरे, तो उसकी हाइट की हाफ होनी चाहिए। ये याद रखना है दोस्तों, बाकी तो मचा डालेंगे, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो होप सो आप समझ गए होंगे ये कहानी मेरी जुबानी। अब क्या बचा है सर? बस 2 पॉइंट और बचे हैं, बस तरीके से उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, आप भी क्या याद रखोगे, बोनस आपके लिए, बोनस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहीं पे बता रहा हूं, कहां लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं बॉस। अगर ये क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट आएगा एज इट इज, एज ए रिजल्ट, ठीक है, एज ए रिजल्ट आएगा। ये क्या आएगा सर एज ए रिजल्ट, कैसे, मतलब अभी बता रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि इस होल से जब पानी बाहर निकलता है तो एक रिएक्शन फोर्स उस पर एक्ट करता है, पानी जैसे ही बाहर को आएगा एक रिएक्शन फोर्स उस पर एक्ट करेगा। कभी भी आपसे पूछे रिएक्शन फोर्स, कभी भी आपसे पूछे रिएक्शन फोर्स, ठीक है, रिएक्शन फोर्स, समझ गए आप, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू इजेक्शन, है, ड्यू टू इजेक्शन ऑफ लिक्विड फ्रॉम स्मॉल होल, यानी उस होल से, उस स्मॉल होल से जब पानी बाहर आता है तो उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है, और उसका जो रिएक्शन फोर्स है वो हमारे से पूछा गया। ऑब्वियसली जब यार बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे, और जैसे तुम तुरंत यहाँ पे पानी होल क्रिएट करोगे तो सारा पानी से बाहर आने की कोशिश करेगा, तो इधर को फोर्स अप्लाई करने, उसके अपोजिट इधर को फोर्स अप्लाई करेगा, तो एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द इंपल्स ऑफ द लिक्विड एट दैट सेक्शन। ओके, तो वो फोर्स आपने याद रखना है, जो रिएक्शन फोर्स की कभी भी बात करेगा, मान लिया कंटेनर आपको दे रखा है और उसमें से पानी निकल रहा है, तो यहां से एक छोटा सा होल आपने बना रखा है, उससे निकल रहा है, तो देखो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, ये वाली उसके अपोजिट मान लो, रिएक्शन फोर्स यहां पे लगेगा, तो पानी इधर को, रिएक्शन इधर को, ठीक है, पानी इधर को आना चाह रहा है, रिएक्शन इधर को लगेगा, तो एक रिएक्शन फोर्स यहां पे दोस्तों आपके पास तैयार हो जाता है। तो उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप याद रखें उसको, 2 टाइम्स ऑफ रो जी, और ये जो इसकी हाइट है h, और ये जो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है होल का, दैट इज A1।
बस ये याद रखना, 2 टाइम्स होता है ये एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का 2 टाइम्स है। देखो रो जी एच प्रेशर हो गया इनटू एरिया, तो ये फोर्स नहीं हो गया, प्रेशर इनटू एरिया तो फोर्स होता है, और ये हाइड्रोस्टैटिक है इसकी वजह से, और 2 टाइम्स होता है उसका, यानी 2 रो जी एच, एच इज द दिस डेप्थ ऑफ द होल, यू कैन से फ्रॉम द टॉप, अगर देखें कहां पे होल क्रिएट किया गया, इनटू होल का एरिया, ये होता है रिएक्शन फोर्स। ये याद रख लेना, मजा आ जाएगा। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट ही आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट ही आता है, ठीक है। तो आपने ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, अदरवाइज आपको पूरी कैलकुलेशंस में करनी पड़ेगी, इंपल्स वगैरह निकाल के, फोर्स वगैरह निकाल के, फिर प्रेशर वगैरह का कंसेप्ट यूज करके आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें करने की जरूरत है भी नहीं है, ठीक है। Cool. तो अभी आपने देख लिया कि क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं दोस्तों, कौन कौन से मेन कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, आगे बढ़े, जल्दी से देख ले, 2-3 कॉन्सेप्ट और है, उनको डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसी पर्टिकुलर लेक्चर में आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, एटलीस्ट जितने आपने पढ़ने चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी आपने बिल्कुल भी नहीं देनी है है कि नहीं, मजा नहीं आ जाएगा। ओके दोस्तों, लास्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, लास्ट कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक ही है, एक और छोटा सा प्यारा सा उसकी भी बात कर लेंगे, उस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं, तो आपको आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आप इजीली उनको हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो हियर वी गो। तो उसने बोला यार कि अब की बार वो बात कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, व्हेन 2 डिफरेंट लिक्विड्स आर फिल्ड इन अ वेसल, 2 डिफरेंट लिक्विड मतलब देखो, कुछ हाइट तक एक लिक्विड फिल किया गया जिसकी डेंसिटी है ρ2, और उसके नीचे एक लिक्विड फिल किया गया जिसकी डेंसिटी है ρ1, और इसकी जो हाइट है, कहां तक ये फिल किया गया है, डेंसिटी डिफरेंट है तो लिक्विड डिफरेंट हो गया ऑब्वियसली, ये H2 तक है और ये कहीं ना कहीं H1 तक है। इसके बॉटम के आसपास कहीं एक होल क्रिएट किया गया है, आप ध्यान से देख सकते हो। तो बोल रहा है कि अब 2 अलग अलग लिक्विड है यार, ठीक है, 2 अलग अलग लिक्विड है, तो यहां से जब लिक्विड बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी इन दिस सिचुएशन, जब इस कंटेनर में एक ही तरीके का लिक्विड नहीं है। अगर एक तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ इन्फ्लक्स आप सबको पता है, दैट इज √2gh, क्लियर है। बट यहां पे होल के ऊपर 2 हाइट है, यहां से यहां तक आप देख सकते हो ये है H1, और इससे ऊपर की जो हाइट है ये देख सकते हो H2, सिंपल है, ठीक है। तो हम फिर से, अगर आपको मैं देखो, वैसे तो मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बता सकता हूं, बट अगर कंसेप्ट आपने देखना है, हाउ टू अप्लाई द बर्नौली कॉन्सेप्ट, वो आपने सीखना है, तो उसको आप किस तरीके से देखेंगे, अप्लाई करेंगे, वो भी बता देता हूं, जस्ट आपको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज आप फॉर्मूले पे भी ध्यान दे सकते हैं अगर याद रख सकते हैं तो। ओके, सो कम ऑन, कैसे करेंगे सर? तो बिल्कुल तरीका मैंने बता रखा है, जहां पे आपने होल क्रिएट करा है वहीं तक की आपकी हाइट है, तो वहीं पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लेंगे बेस। तो एक तरीके से पाइप का काम करेगा ये पूरा सिस्टम, जिसमें 2 अलग अलग तरीके के लिक्विड है, अलग अलग डेंसिटी के हैं, और ये इसका वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है, और ये इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है एक तरीके से, ठीक है। तो हमें पता है यहां से पानी आ रहा है, तो इसको सेक्शन 2 मान लो या 1 मान लो, आपकी मर्जी है, और इसको सेक्शन यहाँ पे, जहां ये उसका ऊपर सेक्शन, ऐसे मान लो ना कि वर्टिकल टाइप का पाइप है ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो वर्टिकल टाइप का पाइप है, और एक एंड ये वाला जो है इसका, ये ग्राउंड पे टच में है, और ये वाला जो एंड ये फ्री है, तो ये मान लिया आपने 1 और ये मान लिया 2। तो हमें 2 ही तो पॉइंट चाहिए होते हैं, यहां से पानी आएगा, देखो भाई ऊपर से आएगा ना ऐसे पानी, ऐसे ये दोनों पानी इसमें से आएंगे ऊपर से, तो जिधर से आ रहा है वो उसका एंट्री पॉइंट है, और यहां से एडजस्ट करेगा, मतलब इस होल से मान लिया, तो हमने ये मान लिया यार, ठीक है। और ये होल भी ऊपर से क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और जहां से ये वाला कंटेनर का जो सरफेस है, नॉट होल, और ये होल भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, PA ही होगा, जब पानी बाहर आएगा अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आने वाला है, और ये जो लिक्विड का प्रेशर है वो अलग है उसकी, तो चलो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट हाउ टू अप्लाई द बर्नौली थ्योरम, देखो हमें चाहिए वेलोसिटी इन दिस सिचुएशन व्हेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी के जो वहां पे लिक्विड है, तो ध्यान से देखते रहने का बॉस। तो हम लिखेंगे नेट एनर्जी एट पॉइंट 1, नेट एनर्जी एट पॉइंट 2, दिख देंगे, कंजर्वेशन तो यही होती है बर्नौली थ्योरम। अब बर्नौली थ्योरम का फॉर्मूला क्या है वो आप सबको याद है कि नेट जो एनर्जी होती है वो होती है P प्लस ρgh प्लस हाफ ρv², बस दोनों सेक्शन पे पुट कर दो। देखो सेक्शन 1 कहां माना है आपने, ये वाला, यानी ये वाला सेक्शन 1 मान लिया, यही माना है ना, यस, ये सेक्शन 1 है। तो ऊपर से जब इसके बारे में मैं लिखूंगा तो P1 प्लस ρgh1, समझ गए, रो क्या है उसकी, ρ1 है। देखो यहां से सेक्शन 1 जो माना है मैंने, और ये इससे कितनी हाइट ऊपर है, इससे जहां पे आपने ये माना है, इसका होल माना है, इससे कितनी हाइट ऊपर है, ध्यान से समझना। अगर ये दोनों सेम टाइप के लिक्विड होते तो मैं डायरेक्ट ले लेता H1 प्लस H2, क्योंकि यहाँ पे दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए ρ1gh1 यानी इसकी वजह से भी होगा, और प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, ध्यान रखना इस बात का। ρ2 भाई देखो ना, यहाँ से जो पानी निकलेगा ये भी आएगा प्लस ये भी आएगा, तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल, तो यहाँ पे ρ2 भी लिखना पड़ेगा, ρ2 मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालनी है, GH2,
फिर प्लस। अब चूंकि पानी ऊपर से आ रहा है, ये ह्यूज कंटेनर है, इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है, ये मान के चलते हैं, तो हाफ, ठीक है, रो, चूंकि ये जो ओपन एरिया है वो किसके कांटेक्ट में, रो टू, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे रो टू, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो टू, ठीक है। तो आपने देखा कि यार H1 किसकी हाइट थी, रो वन की, इसलिए मैंने रो वन लिया है यहाँ पे, ये H2 कितनी है, रो टू, इसलिए रो टू लिया है, तो हाफ रो टू, और इसकी जो वेलोसिटी होगी V2 वो तो हो जाएगी 0, क्योंकि ये एक तरीके से ये वाला जो एरिया होगा A2 वेरी 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 ग्रेटर देन टू A1 है इस होल के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये आपने लिख दिया, बिल्कुल सर। और इसको इक्वल टू करना है हमने किसके, जब होल से पानी बाहर निकलेगा तो वो प्रेशर सेम रहेगा P, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्लस, और होल से जब निकल रहा है तो रो जी एच, यानी होल के टच में जो कांटेक्ट में जो इस समय है दैट इज रो वन है। और यहां से आप देख सकते हो चूंकि होल पे ही आपने सेक्शन माना है और ये ग्राउंड पे मान लिया, तो उसकी हाइट तो हो गई 0, तो पूरा 0 कर दो, रो जी H2 जो होने वाली थी H2 एक तरीके से, इसके रिस्पेक्ट में H हो गया आपका 0। क्यों, क्योंकि देखो ना, हमने तो ग्राउंड ही यहीं पे मान लिया है, क्योंकि होल से ही निकल रहा है पानी यहीं से, और इसकी जो हाइट होती थी, देखो ना, पाइप को जब हम मानते थे तो पाइप को ग्राउंड से मानते थे, तो इसकी हाइट कुछ होनी चाहिए थी, लेट्स सी, और इसकी हाइट कुछ होनी चाहिए, तो इस सेक्शन की हाइट तो है ये प्लस ये, अलग अलग लिक्विड के अकॉर्डिंग, बट ये सेक्शन ये हाइट नहीं है, ये एक तरीके से 0 है। क्यों, क्योंकि यहीं पे आपने ग्राउंड मान लिया, इसकी तरीके से यहीं पे बेस लाइन एक तरीके से आपने मान लिया, ठीक है, तो इसलिए ये तो हो गया आपका 0 प्लस हाफ रो कौन सा लेंगे यार, सबसे पहले जो उसके टच में है रो वन, दैट इज रो वन, और यहीं से पानी बाहर निकलेगा, दैट इज वेलोसिटी, इसकी एग्जिस्ट जो वेलोसिटी होगी, इफ्लक्स वेलोसिटी जो होगी, ये आपके पास बनने वाला, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और जो प्रेशर है ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी एटमॉस्फेरिक है। तो यहां पे क्या बचा दोस्तों, देखो रो वन जी H1 प्लस रो टू जी H2, ये अप्लाई करने का तरीका है दोस्त, ठीक है, अप्लाई करने का तरीका, इधर बचेगा हाफ रो वन VE का स्क्वायर, एंड दिस इज द वेलोसिटी एक्सप्रेशन, यानी यहां से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी E स्क्वायर आपका आ जाएगा। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो आप, G, अंदर क्या बचेगा, रो वन H1 प्लस रो टू H2, ठीक है, और यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और डिवाइड में आ जाएगा रो वन, देखो यहां से 2 इधर जाएगा, रो वन नीचे आएगा, तो आप पता है क्या करो, 2G एज इट इज रखेंगे आप, रो वन से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो अंदर चला जाएगा रो वन, देखो रो वन से रो वन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा H1 प्लस यहाँ रो वन आएगा, तो आएगा रो टू ओवर रो वन इंटू H2, ये बचेगा आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन, यानी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स आपके पास, चूंकि इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दो, तो होल अंडर रूट, ठीक है, 2G है जी, 2G, तो ये बचा अंडर, और यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2G हो गया H1 प्लस रो टू ओवर रो वन इंटू H2। दिस इज द फॉर्मूला, है ना, अगर आप याद रख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी डायरेक्टली, एक्चुअली अगर याद रख सकते हैं तो 2GH ही है एक तरीके से, चूंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड है इसलिए आपने ये लिया है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड है इसलिए आपने ये लिया है यहाँ पे, ठीक है, सो 2GH1 प्लस रो टू ओवर रो वन इंटू H2, ठीक है, तो H1 किसकी हाइट है, रो वन डेंसिटी की, H2 किसकी हाइट है, रो टू डेंसिटी की, सिंपल है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन द टू डिफरेंट लिक्विड्स आर फिल्ड इन अ कंटेनर, और वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। तो दोस्तों ये था वो फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वेरी 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 क्लियरली, ओके कूल। तो लास्ट है, अब इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो देखेंगे, आप फॉर्मूला याद रखें, डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लास्ट कंसेप्ट है बॉस, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो होप सो आप समझ गए होंगे क्या है कंसेप्ट, अप्लाई कैसे करना है। देखो टाइम लेगा अप्लाई करने में, उससे बेटर है आपको ये डायरेक्ट याद रख ले आप, ठीक है, उससे बेटर है आप डायरेक्ट कंडीशन याद रख ले कि दो अलग अलग टाइप के लिक्विड है, तो जहां से वेलोसिटी निकल रही होगी ई फ्लक्स वेलोसिटी, तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। दोनों लिक्विड की डेंसिटी पता होनी चाहिए, दोनों की हाइट्स पता होनी चाहिए, बात खत्म है कि नहीं। मस्त तरीके से हम यूज कर सकते हैं यार, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो कूल, हाँ समझने की बात थी कंसेप्ट की, उसको कैसे यूज करते हो मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से न्यूमेरिकल देखते हो, क्योंकि एक लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताना है, लास्ट कंसेप्ट बताना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज द लास्ट कंसेप्ट, और मजा आने वाला है, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं, दैट्स व्हाई आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको हर कैटेगरी करा के दिखा दूंगा इसमें, और किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिफ्ट ऑफ फोर्स ऑन एयरप्लेन विंग। जो हमारा एयरप्लेन होता है उसके विंग पे
जो फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो लिफ्ट करता है, जो उसके वेट को बैलेंस कर लेता है, वाह, और फिर वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारी मैकेनिज्म होती है उसको ऊपर हेल्ड करने के लिए, इंजन काम करेंगे। बट जो आपका जो एयर का जो फोर्स है एक तरीके से, ठीक है, जो लिफ्ट फोर्स जिसको हम कहते हैं, तो किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो? तो भाई इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा उसका विंग इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जब एयर चलती है, बहुत तेज एयर चलेगी, तो इसके अपर साइड में एयर होगी और इसके लोअर साइड में भी एयर होगी, ठीक है। इस तरीके से समझो आप। तो जो अपर साइड में एयर होगी, लेट्स सी वो V1 है, और जो लोअर साइड में एयर होगी, लेट्स सी वो V2 है। तो ऑब्वियस है इसका विंग का जो ये एक तरीके से डिजाइन है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि जो अपर साइड में एयर है वेरी 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 ग्रेटर देन टू दिस एयर, ठीक है, ये बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये एयर बहुत ज्यादा है तो ऊपर एयर का जो प्रेशर होगा इस विंग के ऊपर से जो प्रेशर होगा वो कम हो जाता है, और नीचे कम वेलोसिटी है एयर की, तो नीचे का जो प्रेशर हो जाता है, क्योंकि आपने बर्नौली थ्योरम में यही तो पढ़ा है, अभी यही तो पढ़ा है, ठीक है। तो जहां वेलोसिटी कम, जिस सेक्शन पे वेलोसिटी कम एयर की, या कोई भी फ्लूइड वहां पे ले रखे हम, जिसमें हम लिक्विड कंसीडर करते हैं, एयर कंसीडर करते हैं, गैसेस कंसीडर करते हैं, तो जहां पे वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा, तो नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली टू अपर प्रेशर। तो अगर नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली नीचे से बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा इस विंग के ऊपर। तो प्लेन के जो विंग्स होते हैं तो नीचे से बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वो लिफ्ट कर जाते हैं, तो उसके वेट को जब वो बैलेंस कर लेते हैं तो फिर वो ऊपर जा सकता है। तो नीचे का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होता है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका जो भी एरिया होगा जिसपे वो एक्ट कर रहा होगा, अगर उसको हम ए मान लें, तो इस P2 के ज्यादा होने की वजह से F2 ज्यादा हो जाएगा और ऊपर का F1 जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे कि मैंने टीन का एग्जांपल आपको दिया था। टीन मतलब घरों पे जो छतें इस तरीके से बनाए जाते हैं, ऊपर एयर बहुत तेजी से पास होती है, नीचे कम एयर, कम वेलोसिटी, तो ज्यादा प्रेशर है। वैसे ही बिल्कुल इसके ऊपर से हाई वेलोसिटी के साथ एयर पास हो रही है, नीचे से कम वेलोसिटी के साथ एयर पास हो रही है। जहां पे वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा, तो उसका फोर्स भी ज्यादा, तो उस पर जो नेट लिफ्ट फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा। तो जो लिफ्ट फोर्स होगा, जो उसको उठाएगा ऊपर को, जो उसको लिफ्ट कराएगा, उसके वेट को बैलेंस करेगा, तो वो हम निकालेंगे। फोर्स होता है प्रेशर जो भी चेंज आ रहा है इनटू उसका एरिया। भाई यही होता है ना, प्रेशर का चेंज लेंगे ना, नीचे का प्रेशर ज्यादा ऊपर का कम है, तो नेट फोर्स ऊपर को लगेगा इसके, ये लिफ्ट कर जाएगा ऊपर को। तो भाई ये आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। फंडा मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, नो प्रॉब्लम। तो आप याद रखेंगे हाफ डेंसिटी ऑफ एयर, देखो यूज हो गई कि नहीं, अगर नहीं दे रखोगे तो हम कर सकते हैं 1.29, मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था, इनटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इनटू एरिया, जिस एरिया पे वो आपका एक्ट कर रहा होगा। तो इतना फोर्स आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है, ये फोर्स वहां पे कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द लिफ्ट फोर्स, यानी हाफ डेंसिटी ऑफ एयर इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इंटू एरिया जिस पे वो काम कर रहा होगा, दिस इज एरिया, ठीक है। ये आपका किसी भी शेप में गिवन हो सकता है, जैसे एक रेक्टेंगल टाइप का दे रखा है तो L इंटू उसका H ले लेंगे। सपोज करो उसकी लेंथ L है और ये इसकी जो एक तरीके से विड्थ है वो H है, तो एरिया इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेंथ और उसकी जो हाइट होगी उस तरीके से वो निकाल सकते हैं आप। V1 जो ज्यादा वेलोसिटी है ऊपर साइड है, V2 जो कम वेलोसिटी है लोअर साइड है, ठीक है। तो जिधर ज्यादा वेलोसिटी उधर प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, यही तो बर्नौली थ्योरम बताती है, जिधर ज्यादा वेलोसिटी है ऑब्वियसली प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा। तो ये था आपका लास्ट कंसेप्ट जो आप याद रख सकते हो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। इस पे क्वेश्चन आ सकता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों रही क्वेश्चन की बारी, जल्दी से मैं डिफरेंट टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से आप उसको सॉल्व करने वाले हैं। कूल, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इवन मैं भी कर रहा हूं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग कि आप इसमें सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करके करने जाएंगे तो आपको ज्यादा फील आएगा, ज्यादा मजा आएगा, आप अटकोगे नहीं, भटकोगे नहीं, लटकोगे नहीं, है कि नहीं। वरना हम जब कंसेप्ट जल्दी जल्दी में सॉल्व करके जाते हैं, उनको याद करके जाते हैं, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं कंसेप्ट क्लियर ना करके, तो फिर हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ता है और हम फंसते रहते हैं क्वेश्चंस में। अब हम जल्दी से कर सकते हैं। अब मैंने सारे जो जरूरी कंसेप्ट थे, है ना, जो जरूरी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं सारे डिस्कस कर लिए हैं। इतने ही सफिशियंट है फ्लूइड मैकेनिक्स डायनेमिक्स के अंदर, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इन्हीं पे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चले जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें, मजा आने वाला है बढ़िया तरीके से। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आपको देख लो यार, और मजा आने वाला है। डायग्राम मैंने अपने लिए बना लिया आपको समझाने वास्ते। बॉस एक बार आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से, कौन सी कंडीशन पे क्वेश्चन है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स पे, है ना। और मोस्ट ऑफ द जो कंसेप्ट हमने सीखे, ऑल दे आर टोटली डिपेंड अपॉन
व्हाट इज दैट सर? इक्वेशन ऑफ आपकी बर्नौली थ्योरम पे टोटली वो डिपेंड है, जितने भी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे देखे हैं। ओके, सो कूल। तो क्वेश्चन में बोला गया है वो क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। वाटर इज फिल्ड इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर टू हाइट ऑफ 3 मीटर। क्लियर है, देख सकते हो डायग्राम में 3 मीटर की हाइट तक वाटर यहाँ पे फिल किया गया, और वाटर फिल किया गया है तो उसकी डेंसिटी आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब लेंगे सीजीएस ऐसा यूनिट में, और या तो सीजीएस में ले लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप लेते हैं, है ना, मतलब ये पता है, वाटर की बात कर रहा है भाई, ठीक है। ओके, सो उसने बोला द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस एंड द बीकर इज 0.1। क्या बात कर रहा है, ये जो कंटेनर है, ये बीकर का नाम दिया है तो इसका एरिया आप मान लेते थे हम A1, और ये जो ऑरिफिस मतलब ये जो होल है, इसी को उसने बोला है ये ऑरिफिस है आपका, ये होल है, स्मॉल होल है, ऑरिफिस ही कहेंगे हम इसको। तो इसका जो एरिया है A2, उसने बोला इन दोनों का रेशियो दे रखा है आपको। क्या बोला उसने बोला द रेशियो, फिर से पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ऑरिफिस मतलब होल का एरिया, है ना, डिवाइड में इस कंटेनर का एरिया, इसका रेशियो दे रखा है 0.1, और अगर ये रेशियो दे रखा है मतलब इसका एरिया और इसका एरिया कंसीडर किया जा रहा है, उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है। मतलब अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स पूछेगा कि यहां से जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी बताओ, अब आप √2gh ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका एरिया का रेशियो दे रखा है आपको। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसने बोला द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस इज, तो बताओ इस ऑरिफिस से बाहर आने वाले पानी की वेलोसिटी क्या होगी। यही तो पूछा है, तो ये क्यों नहीं यूज करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया और इसका एरिया का कुछ वैल्यू दे रखी है, तो कंपैरेटिवली, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे निकलने वाले पानी की वेलोसिटी निकालनी है √2gh ओवर 1 - A2 होल का एरिया ओवर इस कंटेनर का एरिया और इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, है कि नहीं, मजा आ गया कि नहीं, देखो यूज हो गया कि नहीं, वाओ। तो अब वो पता क्या पूछ रहा है कि स्क्वायर ऑफ द स्पीड पूछ रहा है, मतलब VE नहीं पूछ रहा, उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो जब इसका स्क्वायर करोगे बोथ साइड, ये पूछ रहा है वो मजा ही आ गया, हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहां से रूट हट जाएगा, तो 2gh ओवर 1 - A2 ओवर A1 का होल स्क्वायर। बात खत्म यार, क्या बात कर रहे हो यार। H की वैल्यू दे रखी है क्या, H कौन सा लेते हैं, टॉप से लेते हैं, ओपन कंडीशन से, ये H होना चाहिए, ये H होगा, ये नहीं दे रखा क्वेश्चन में, बट इसकी पूरी हाइट दे रखी है और बॉटम से कितनी हाइट है ये रही, तो हम यहाँ पे H निकाल सकते हैं। इस पूरी इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दो तो H आ जाएगा। तो अगर आपने H निकालना है तो आप देख सकते हो 3 - ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 3 मीटर है, तो मीटर में करोगे तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.525। देख लो शिफ्ट हो गया कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, H यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो H आएगा कितना सर, देखो H की अगर वैल्यू आपने निकालनी है तो 3.00, तो यहाँ पे आएगा 0.525, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 5 एंड यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2, ये बनना चाहिए आपके पास, ठीक है कि नहीं। तो दिस इज द 2.475, सिंपल, मीटर में आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस, तो 2 × 10g की वैल्यू और H की वैल्यू आ गई 2.475, इतनी मीटर। ऊपर से इसकी जो डेप्थ होगी, इसकी हाइट होल की इतनी होगी, और 1 - A2/A1 की वैल्यू दे रखी है 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है बॉस। तो यार जब इस वैल्यू का आप सॉल्व करेंगे तो जो VE का स्क्वायर निकल के आएगा लगभग ये 50 मीटर पर सेकंड के इक्वल आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, आपको मिल जाएगा यहीं से डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसके इक्वल ये निकल के आ रहा है, ठीक है, लगभग इसके इक्वल 50 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर तो दे रखा है, दैट इज 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है, लगभग इतना आपको मिलेगा। और नॉर्मली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन इसकी यूनिट पे ध्यान देना, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियस है वो। तो भाई देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है तो स्क्वायर निकालना है आपने, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो 50 के आसपास ये आंसर आएगा। आप यहां से सॉल्व करके देख सकते हैं वेरी क्लियरली, ओके। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का कौन सा यूज करना है, दिस वन या दिस वन, क्योंकि एरिया ऑरिफिस मतलब होल और कंटेनर के एरिया का रेशियो दे रखा है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड होगा और डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो अब बर्नौली थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज उसी से तो हम निकालते थे, हैं, तो वो करने की यहाँ पे जरूरत हमें नहीं पड़ी।
है ना, कंटिन्यूटी क्वेश्चन भी अदरवाइज इसमें यूज करनी पड़ सकती थी क्योंकि एरिया इसमें आ रखा है। ओके, तो वो हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। तो ये होती है कंसेप्ट की पावर, अगर आपको याद है, आपने पहले से पढ़े हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन बनेगी, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से आप देखेंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाली है इसकी कहानी। बॉस, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्लियर आइडिया लग जाने वाला है मस्त तरीके से। तो क्वेश्चन में बोला एक होल है, अ होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक। ओके, एक टैंक बना लेते हैं और क्लियरली उसने बोला है कि जो होल यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये टैंक है, इसके बिल्कुल बॉटम पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे ले लो एकदम बॉटम, है ना, और इसमें पानी वानी जो भी है आपने भर रखा है एकदम मस्त तरीके से, और यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। तो यहाँ से पानी ऐसे बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, जो भी बोल रहा है। तो उसने बोला है कि ठीक है सर, ओके, एट द बॉटम ऑफ द होल एंड द टैंक इज फिल्ड विद द वाटर ऑफ डेंसिटी दिस। ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है। If the total pressure at the bottom of the tank is 3 atmospheric, then the velocity of efflux, वाह, मतलब उसने ये टैंक कितनी हाइट तक भरा है ये आपको नहीं दिया, तो वेलोसिटी ऑफ efflux तो आपने यही यूज करना है, 2gh, यही यूज करना है, क्योंकि h आपको नहीं दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, उसने बोला है कि पूरा टोटल प्रेशर जो है यहाँ पर टैंक की बॉटम पे नेट प्रेशर आपको दे रखा है, वो दे रखा है 3 atm, एटमॉस्फेरिक होता है ना। और नेट प्रेशर कैसे मिलेगा आपको, देखो इस बॉटम से ऊपर पानी है तो पानी का प्रेशर मिलेगा रो जी एच की वजह से, और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो भाई मैंने आपको बताया था वो तो हमेशा लेना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं नेट प्रेशर जो 3 एटमॉस्फेरिक दे रखा है ये है, तो मेरे को एच निकालना पड़ेगा उसकी हेल्प से, एच, क्योंकि एच नहीं दे रखा है, और फॉर्मूला ये यूज करेंगे क्योंकि बॉटम पे होल क्रिएट किया गया है और एरिया वगैरह की यहाँ पे कोई बात नहीं करी। इसका मतलब मान के चलेंगे एरिया बहुत कम होगा, दैट्स व्हाई यही यूज करना है हमेशा। जब भी वो एरिया ऑफ ऑरिफिस या होल या कंटेनर की बिल्कुल भी बात ना करे तो मतलब यही फॉर्मूला यूज करते हैं, बात खत्म, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो नेट प्रेशर जो बॉटम पे लगेगा तो लिक्विड का हाइड्रोस्टैटिक रो जी एच प्लस ऊपर एटमॉस्फेरिक, तो मैं इसको लिख सकता हूं पी ए प्लस रो जी एच इक्वल टू 3 एटमॉस्फेरिक के इक्वल है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो तो 1 एटमॉस्फेरिक होता है भाई, वो तो 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁵ ऑर्डर की होती है, 1.1013 समथिंग लाइक दैट इंटू 10⁵। तो अगर हम इस एटमॉस्फेरिक की प्रेशर की वैल्यू एटीएम में पुट कर दें 1, तो ये आ जाएगा रो जी एच, इधर आ गया 3 एटीएम, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो देखो रो जी एच दोस्तों आ गया 3 - 1 एंड दैट इज रो जी एच इक्वल टू 2। तो एच यहां से आ गया 2 बाई रो इंटू जी। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, है कि नहीं। तो ये क्या आ रहा है 2 एटीएम आ रहा है एक तरीके से, तो 2 एटीएम है ना, इसको लिखेंगे हम 2 एटीएम बाई रो इंटू जी। नॉर्मली यू कैन से वेरी क्लियरली। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे सर आप इसको, बस यहां पुट कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा। कैसे, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स अब आप लिखोगे √2g इंटू एच की जगह क्या लिखोगे 2 बाई, यहां पे क्या लिखोगे 10⁻³ इंटू क्या जी, वेरी क्लियरली। और ये 2 एटीएम है इसलिए 1 एटीएम कितना होता है 10⁻⁵, ये मत भूलना, जैसे जी कैंसिल कर डालो और ये 3 पावर कैंसिल, तो 2 पावर बचेगी 2 to 4, तो अंडर रूट में बचेगा √400। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, जिसको आप 20 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, 20 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो। ये वेलोसिटी होगी इस सिचुएशन में। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसने नेट प्रेशर दे रखा था बॉटम पे, और वो नेट का मतलब इस हाइट की वजह से प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 एटीएम के इक्वल होता है, और हमें टोटल दे रखा है 3 एटीएम, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा और वहां से एच निकाल के आप पुट करेंगे। तो ये रास्ता भी होता है, एक बार आप देख लेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, ऑप्शन में जो जिस तरीके से गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करके आ सकते हैं बढ़िया तरीके से। एक और देखते हैं मस्त तरीके से, 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस कैटेगरी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मैक्सिमम यू कैन यूज द कंसेप्ट। ओके, वेरी क्लियरली। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे क्या होगा, बेसिक फंडा आपको अप्लाई करना जाएगा, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उस पर डिपेंडेंट डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक कंसेप्ट डिपेंडेंट, वो भी आप अब सॉल्व कर सकते हो। मस्त तरीके से पढ़ लो, खुद एहसास कर लो, खुद देख लो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हो, किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कम ऑन, व्हाट इज दैट, देखो उसने बोला अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ 90 सेंटीमीटर हाइट
इज कैप्ट फिल्ड अप टू द ब्रिम, है ना। तो सिलिंड्रिकल वेसल है, 90 सेंटीमीटर की हाइट है, बॉटम से लेके ऊपर तक इसको बिल्कुल भर के रखा गया है, पानी का जो भी है लिक्विड इसमें वो इसमें फिलअप किया गया है, ठीक है। उसने बोला इट हैज 4 होल्स, 1 2 3 एंड 4, 4 होल्स है, 1 सबसे बॉटम के पास है, फिर 2 फिर 3 फिर 4th, ये 4th होल है। और हमें पता है हर होल की हाइट हम ऊपर से देखते हैं, यहां से, तो यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, टॉप से देखते हैं हाइट, अगर हमने वेलोसिटी वगैरह के बारे में बात करनी है, नॉट फ्रॉम द बॉटम। अब देख लेते हैं कहां से दे रखी है, ओके, रेस्पेक्टिवली। उसने बोला एट ए हाइट्स ऑफ 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, है ना, फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल फ्लोर, नॉट द टॉप, टॉप से हाइट नहीं दी है, ये हॉरिजॉन्टल से दी है, ये जो पी क्यू फ्लोर दिया है यहां से हाइट दी है, इसकी हाइट दी है 20 सेंटीमीटर, इसकी दी है आपकी आई थिंक कितना है 30, फिर 45, फिर 50, तो ये 30 सेंटीमीटर दी है, और थर्ड वाले की यहां से दी है दैट इज 45, और लास्ट वाले की दी है दैट इज 50 सेंटीमीटर। समझ गए, हमारे से क्या पूछ रहा है, जबकि हमें तो टॉप से हाइट चाहिए, है ना, हमारे से पूछ क्या आ रहा है। उसने बोला द वाटर फॉलिंग एट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वेसल कम्स फ्रॉम, वो बोल रहा है कि ये 4 होल है, इन सबसे वाटर कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है, और सबसे वाटर अगर कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है तो किस होल से वाटर सबसे दूर गिरेगा, ठीक है, और किस होल से वाटर सबसे दूर गिरेगा ये बताना है। अगर वो मैक्सिमम दूर गिर रहा है भाई किसी न किसी होल से, जो देखो पानी तो हर होल से बाहर आ रहा है, तो किस होल से पानी सबसे ज्यादा दूर गिरेगा है वो बताना है। तो याद करो कंडीशन क्या होती थी, अगर पानी मान लिया x डिस्टेंस अवे गिर रहा है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, x की मैक्सिमम वैल्यू होती थी कि वो कंटेनर की हाइट की इक्वल डिस्टेंस पे गिरेगा, बट किस कंडीशन में गिरेगा, जिस होल की जो पोजीशन होती थी h, वो कंटेनर की हाइट की 1/2 होगी, ठीक है, कंटेनर की हाइट की हाफ होगी, उस होल से पानी सबसे दूर जाके गिरेगा। होल का नाम बता देंगे हम, तो कैसे करें, टोटल हाइट है h, तो यहां पे स्मॉल h आना चाहिए होल की, किसी भी होल की, तो 90/2 दैट इज जो 45 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, कहां से, टॉप से, तो टॉप से देखना है। देखो अगर मैं इस वाले होल की देखूं, वन होल को देखूं, वन होल की पोजीशन ये टॉप से, तो टोटल है 90, नीचे से है 20, तो 90 - 20 ये तो 70 है, तो ये तो नहीं पानी मैक्सिमम दूर लेके जाएगा, ठीक है। अब आप सेकंड होल को देखो, सेकंड होल की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, टोटल है 90, बॉटम से है 30, तो ये होगा 60, ये भी नहीं जाएगा। थर्ड होल को देखो, थर्ड वाले को, तो ये है 90 और थर्ड होल नीचे से 45, तो 90 - 45, तो ये आ गया 45 सेंटीमीटर, यानी थर्ड होल टॉप से 45 सेंटीमीटर पे है, जो 90 का हाफ है, यानी थर्ड होल इज द होल जहां से जो वाटर होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, x उसकी जो होगी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जहां पे वो गिरेगा, यानी थर्ड होल से निकलने वाले पानी सबसे ज्यादा दूर गिरेगा जाके, इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेनर की जो हाइट है उसकी हाफ डिस्टेंस पे जो होगा, है ना, हाफ जो हाइट पे होगा उसकी हाफ पे, बिल्कुल जस्ट मिड, एकदम मिडिल पॉइंट आप मान के चले उसका, तो वो ही सबसे ज्यादा दूर उसका पानी जाके गिरेगा। तो क्लियरली कंसेप्ट अप्लाई कर लिया, देख लिया आपने किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए अब आगे क्वेश्चन क्लियर हो गया, माइंड में बिल्कुल कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और मजा आने वाला है यार, आपको खुद क्लियर होने वाले हैं सारे कंसेप्ट। एक बार आपने कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिया तो मचा डालेंगे आप, ठीक है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमने कंसेप्ट का एप्लीकेशन करना है, तो ये फिर आप फंसोगे ही नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं तो सारे कंसेप्ट पहले आप ढंग से रिवाइज कर लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल करो, तो आप फंसोगे ही नहीं। और बहुत टिपिकल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नीट और जेईई तक नहीं आते हैं, जिस टाइप के आते हैं मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप अपने PYQs भी जाके सॉल्व कर सकते हैं, उतनी एनर्जी एटलीस्ट आपको यूज करनी है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनपे कॉम्पिटिटिव उसी तरीके से डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चन अगर आएगा तो वो बहुत ज्यादा डिटेल फ्लूइड में नहीं जाता है, तो ये आप बात को समझो, है ना। तो वो बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, देख लो आप जल्दी से ध्यान से। उसने बोला था वेलोसिटीज ऑन लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ एन एयरप्लेन विंग। क्या बात कर रहा है, तो यार एयरप्लेन विंग का जैसे नाम दिया तो तुम्हारे मन में गुदगुदी हो गई, तो अपर सरफेस ये रहा, ये लोअर सरफेस है, ठीक है। उसने बोला लोअर एंड अपर सरफेस पे है 10 and 20, तो 10 and 20 का मतलब क्या हुआ, लोअर पे है 10, यानी ये हम V2 मानते थे और इधर V1 मानते थे, तो जो अपर है ऑब्वियसली स्पीड हाई होगी। अब ये समझ में आना चाहिए आपको, यहां नीचे स्पीड कम होगी, क्योंकि स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर का प्रेशर कम होगा, यही तो पढ़ा था अभी हमने, ठीक है।
अच्छा सर ठीक है, बढ़िया बढ़िया, समझ गए। अब वो बोल रहा है कि इफ एरिया ऑफ द विंग इज 10 मीटर स्क्वायर, इस विंग का जो एरिया है वो तो बिल्कुल क्लियरली दे दिया, 10 मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स हैं सारी की सारी। फाइंड द लिफ्ट फोर्स ऑन द एरोप्लेन एंड डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है, अगर नहीं दे रखी होती तो 1.29 देते, 1.2 दे रखी है। डेंसिटी ऑफ एयर आपको दे रखी है, दैट इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो लिफ्ट फोर्स निकालो, ला क्या बात कर रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, पूरा कंसेप्ट सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, हाफ रो ऑफ एयर इंटू V1 हाई वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस लो वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो यार, करो सॉल्व क्वेश्चन यार फटाक से। तो लो भाई कर लो, कितना है 1.2 है सर, V1 कितना है सर, V1 हाई वेलोसिटी 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है 10 ही है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यस 10 है। ओके ओके, ये कैंसिल कर दो 2 से तो 0.6 बचेगा, ये 400 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, दैट इज 300, ठीक है, इंटू 10 आ गया, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, इंटू 300 आएगा, तो ये 1800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बॉस। देखो इतना ज्यादा फोर्स ऑब्वियसली चाहिए भी, 1800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स है तो चाहिए भी, क्योंकि यार हवाई जहाज है बॉस, उसके वेट को लिफ्ट करना है एक तरीके से, उसको ऊपर लेके जाना है एक तरीके से, तो एयर इतना ज्यादा प्रेशर और फोर्स अप्लाई करने वाली है, तो उसको लिफ्ट करने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी क्विकली। मजा नहीं आ गया? चलो होप सो आप समझ गए होंगे इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी मेरी जुबानी और मस्त तरीके से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई टेंशन आपको होगी नहीं बॉस, नहीं होगी, है क्लियर है सब कुछ। लास्ट का एक क्वेश्चन है, बस लास्ट है आप भी सोच रहे होंगे यार सर लास्ट लास्ट करके आप बस कराते ही जा रहे हो, लेकिन जरूरी है, एटलीस्ट उतने क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है कि आपके फंडे सारे यूज हो जाएं, एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए ना आपको यार, है कि नहीं? आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या आ चुके हैं तो आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सो कम ऑन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया तरीके से। ओके ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आपको खुद ही पता चल जाएगा, मैंने अपने लिए डायग्राम बना लिया, आप क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, उसका डायग्राम आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है द वाटर इज फ्लोइंग इन पाइप एज शोन इन द फिगर। एक पाइप है हमारे पास, उसमें पानी फ्लो कर रहा है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H, द डिफरेंस इन द प्रेशर हेड फ्रॉम द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। ओके सो क्लियरली दे रखा है, एक पाइप है और इस तरीके की ट्यूब यूज कर रखी है। ये कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस नहीं करा, लेकिन ये जस्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी एक पाइप की बात करेगा, प्रेशर की बात करेगा, प्रेशर हेड की बात करेगा, उसमें वेलोसिटीज वगैरह की भी होगी, तो हमेशा बर्नौली थ्योरम काम करती है, बात खत्म। वैसे इस टाइप के इस डिवाइस को दोस्तों वेंचुरी मीटर कहा जाता है, वेंचुरी मीटर, ध्यान रखना, ठीक है। वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पाइप के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है उसका क्यू मेजरमेंट कर किया जाता है। क्यू मतलब जो उसका डिस्चार्ज होता है, क्यू मतलब जो उसका डिस्चार्ज है। शुरू में मैंने यही तो बताया था आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन में, मतलब मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट उसका मेजरमेंट किया जाता है, और जिसको हम बोलते थे वॉल्यूम फ्लो रेट। ये वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जो फ्लूइड के, जो पाइप है, जो ट्यूब है, उसके अंदर जो फ्लूइड है, कुछ भी है, कोई भी फ्लूइड है, वो फ्लो कर रहा है, तो उसका डिस्चार्ज का मेजरमेंट किया जाता है बाय यूजिंग द वेंचुरी मीटर, है ना, वेंचुरी मीटर। तो ये काम कैसे करता है, अगर मैं देखो अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं क्यू के बारे में बता रहा हूं, तो क्यू को निकाल कैसे सकते हो। ये देखो, ये पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको A1 मानेंगे, और जहां पे देखो छोटा हो चुका है, देखो नैरो हो चुका है, यहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, क्योंकि यहां से जो वाटर आएगा वो ऑब्वियसली इसी से एंटर करेगा, फिर इधर आएगा, ये और ये सेम है, तो बीच में जो एरिया आपको दिख रहा है ये A2 मानते हैं हम यहाँ पे। तो एक ट्यूब यहां लगाते हैं, एक ट्यूब यहां लगाते हैं, याद करो ये मैनोमीटर ट्यूब होती है। अगर मैं इसको बनाऊं आपको, ये नीचे भी लगाई जा सकती है, ऐसे एक मैनोमीटर ट्यूब है ये, ठीक है। तो यहां पे देखो ये एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, लेट्स सी V1, और यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, एरिया कम है, तो जहां वेलोसिटी कम मतलब जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए इसमें ज्यादा हाइट तक पानी जाएगा और इस वाली ट्यूब में कम हाइट तक पानी जाएगा, और इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, देखो, और इसी को बोलते हैं प्रेशर हेड। इसी को क्या कहते हैं, H, दैट इज द डिफरेंस इन प्रेशर हेड एक तरीके से। तो इसका अलग है, लेट्स सी इसमें H1 तक गया, और इसका अलग है, लेट्स सी इसमें H2 तक गया, तो H आ गया ना, इनके प्रेशर हेड का डिफरेंस हो गया ना H। यही पूछा गया हमारे से, यही पूछा गया, क्योंकि ये बड़ा सेक्शन है तो प्रेशर ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये छोटा सेक्शन है तो प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन है उसमें V1 दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, और V2 आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपसे H पूछ रहा है। तो H जब भी पूछे, यानी उसने क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यू ऑफ H, डिफरेंस इन प्रेशर हेड। याद करो जब वेलोसिटी गिवन हो, H का फॉर्मूला होता था V² by 2G। मैंने बोला था एक काइनेटिक हेड होता है,
एक तरीके से ये क्या होता है, काइनेटिक हेड। तो उसने बोला वैल्यू ऑफ एच, डिफरेंस इन प्रेशर हेड है, इस तरीके से वो बोल रहा है। तो हम एच निकालेंगे तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं भाई। H1 के लिए क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर, H2 के लिए क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर, उनका डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, सिंपल। तो हम पहले Q पे बात कर रहे थे कि भाई Q निकाल लेंगे तो कैसे, अगर Q पूछा गया आपसे डिस्चार्ज, तो दोनों का एरिया यहाँ पे और यहाँ पे A1 इंटू A2 पूरा अंडर रूट 2GH ओवर V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल है। और अगर ये आपको नहीं दे रखा है, मान लीजिए ये आपको नहीं दे रखा है, जो H इसने H बोला है ना, ये H बोला है, यस, अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी तो आप क्या यूज करेंगे, तो आप प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर के देखो, यहाँ पे प्रेशर कितना है, लेट्स से P1, और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, लेट्स से P2। तो आप निकालेंगे A1 A2 अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटू P1 माइनस P2 लिखेंगे ओवर रो इज द डेंसिटी जो उसमें फ्लूइड है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। मतलब ये वेंचुरीमीटर मैंने आपको नहीं बताया, तो मैंने यहाँ पे इसके फॉर्मूला लिख दिया है, अगर आप याद करना चाहोगे तो। H को रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है चूंकि, तो रो भी है तो उसका डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। तो वेरी क्लियरली आप फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी, जहां एरिया कम होगा, तो ज्यादा वेलोसिटी कम वेलोसिटी। तो जब H निकालोगे आप, तो H क्या होगा इसी के अकॉर्डिंग, तो V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। तो H को आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, H कैन बी रिटन एज V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। V2 दे रखा है आपको 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10। नाउ यू कैन राइट दिस इज 300, दिख रहा है आपको, ठीक है। और डिवाइड में 2 10 कैंसिल, तो ये आ गया 15 मीटर। H जो इनके प्रेशर हेड जो है, एक तरीके से उसका जो डिफरेंस है, यानी H की जो वैल्यू है, भाई हेड है तो मीटर में ही आएगा। तो यहां पे ज्यादा प्रेशर, यहां पे कम प्रेशर, उसका हेड क्या होता है तो वो आपको सबको पता है। तो उसका डिफरेंस आ गया 15 मीटर। मतलब इसमें जो पानी रेज करेगा उसका लेवल, और इसमें जो पानी रेज करेगा उसके लेवल में जो डिफरेंस आएगा वो 15 मीटर का है। मतलब इसमें इसके कंपेरेटिवली 15 मीटर ऊपर तक का पानी और ऊपर रेज कर जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। मतलब जब भी H पूछे इस तरीके की बात करेगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग भी इसको आप सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो बर्नौली थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, और उसके अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कूल। तो ये है आपका कंसेप्ट बढ़िया तरीके से। ये थे सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस करने थे बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों बाकी बहुत लेंदी एक तरीके से लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, तो आप इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मस्त तरीके से, लेकिन मजा आ जाएगा। आप सारा लेक्चर अगर ढंग से देखेंगे और एक ही लेक्चर में आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, बाकी आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करें जाके मस्त तरीके से, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आप इसको एंजॉय करेंगे, इसका यूज करेंगे अपने सारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट ऑसम से लेक्चर के साथ, ऑसम से कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप मेहनत करते रहिए और कॉन्फिडेंस बना के रखना बढ़िया तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों मेरे से डिस्कस कर सकते हो आप फ्रिक्वेंटली, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।